अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आप जितने भी यूज़र इस वीडियो को अभी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वो इस वजह से क्योंकि ये वीडियो ना कि मैं कोई सब्सक्राइबर्स गेन या व्यूज़ लेने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर पहली वीडियो है जो कि उर्दू और हिंदी ज़बान को समझने वाले यूज़र्स के लिए बनाई जा रही है, जो कि एडीएक्स के रिलेटेड है। और इससे पहले ना किसी यूज़र ने किसी एडीएक्स के बारे में या गूगल एड मैनेजर के बारे में हिंदी ज़बान या उर्दू ज़बान में जो लोग उर्दू और हिंदी को समझते हैं, वो कोई भी इस तरह की इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम चीज़ें सिक्योर हैं, प्राइवेट हैं और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी-बड़ी एजेंसी 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर से लेके आपको गाइड करती हैं, ताकि आप अपनी कंपनी को रन कर सकें। जो बड़े पब्लिशर्स हैं, वो गूगल एडीएक्स को यूज़ कर सकें और वो तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को इस वजह से आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो हो सकता है कि आपको कोई अदर पर्सन ना बताए। और बिलीव दैट मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो होगी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, जो कि उर्दू और हिंदी ज़बान में आपको एड्स मैनेजर, एडीएक्स और इसके बारे में, इसको यूज़ करने के बारे में और इसकी अर्निंग और वो तमाम चीज़ें जो आपको नहीं आइडिया कि इसको यूज़ करने से आप लोग क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आगाज़ करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ, डबल क्लिक एक्सचेंज के बारे में आपको बताता हूँ। तो अक्सर यूज़र ने एक नाम सुना होगा, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है कि व्हाट इज़ एडीएक्स। तो बेसिकली गूगल डबल एक्सचेंज के नाम से एक प्लेटफॉर्म आया था जो आज से बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था, जो आप कह सकते हैं कि 2010 में लॉन्च हो चुका था। तो आगे जाके मैं फ़र्दर वो बताऊँगा भी, वो क्यों कन्वर्ट हुआ, वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ, वो तमाम चीज़ें व्हाटएवर एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड गाइड आज करूँगा। वीडियो की क्लास काफ़ी घंटों की हो सकती है, तो वीडियो को मस्ट आखिर तक आपने वॉच करना है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो डबल क्लिक एक्सचेंज होता है, बेसिकली इसके अंदर गूगल जो है डबल क्लिक एक्सचेंज, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे आपको डिस्प्ले एड्स दिए जा रहे होते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट आप बायर से मीट कर सकते हैं, एडवर्टाइज़र से मीट कर सकते हैं और डायरेक्ट डील्स कर सकते हैं। डायरेक्ट डील्स इस तरह के ऑनलाइन कम्युनिटी में, ना कि ऑफलाइन कम्युनिटी में आप उनके साथ डील करें। तो ऑनलाइन कम्युनिटी में एक एक चीज़ की डील होती है, मतलब कि एडवर्टाइज़र को आप बता सकते हैं कि अगर आपका ऐड इतना, आप मुझे इतने पे कर सकते हैं, तो देन ही मैं आपकी वेबसाइट का ऐड या आपकी कंपनी का ऐड अपनी वेबसाइट पर रन करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यूएबल कस्टमर है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं, देन ही हम बिड वगैरह सेट करते हैं, प्राइसिंग रूल को सेट करते हैं और सीपीएम को, जो कि फर्दर आगे एक डिटेल्ड टॉपिक है, तो उसके ऊपर बाद में अलग से जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। जो मैंने बताना था वो इस डबल क्लिक एक्सचेंज के बारे में बता दिया। तो आने वाले वक्त में हुआ क्या, गूगल ने ये चीज़ें नोटिस की कि इसको अब मिला देना चाहिए। अब इसके अंदर CM360 आ जाता है, DV360, जिसकी एब्रीवेशन ये है कि डिस्प्ले एंड वीडियो एड्स और कैंपेन मैनेजर 360, और इन सबको कंबाइन करके उन्होंने डबल क्लिक एक्सचेंज को ख़त्म करके एड मैनेजर बना दिया और कैंपेन मैनेजर को 360 को अलहदा कर दिया, एडीएक्स एड्स मैनेजर 360 को अलहदा कर दिया, हर एक को सेपरेट सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया। अब होता क्या था, जो नॉर्मल पर्सन थे, अगर यहाँ पे भी किसी यूज़र को इस बात की समझ नहीं आ रही, तो मैं ऐड मैनेजर की तरफ आ जाता हूँ और फिर आपको अपने आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बेसिकली ऐड मैनेजर 2010 में, वैसे तो इनिशियल इसकी रिलीज़ हुई थी फरवरी 22 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और ये आप डबल क्लिक एक्सचेंज का जो पहले इसका जो नेम था, वो बाद में इसका नेम भी चेंज कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2018 के अंदर इसका रूज आना शुरू हुआ और ये जो इसकी रिलीज़ थी, और गूगल के ऊपर ये 2018 में बाकायदा तौर पे आ चुका था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डबल क्लिक से मुराद यही है, ये ना समझें कि उसे क्या कहते हैं, डबल क्लिक से रेवेन्यू डबल होगा। तो इससे आप ये भी समझ लें कि एड्स के ऊपर इंप्रेशंस भी ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स भी ज़्यादा आएंगे और व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, और इस वजह से इसको डबल क्लिक का नाम दिया गया था। तो जिनके ज़हन में ये कंसेप्ट हो कि इसका रेवेन्यू डबल मिलता है, तो वो तो एक है ही, वो कोई 1x नहीं, 2x नहीं, वो बाज़ दफ़ा 50x 100x इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो बेसिकली गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स थे, जो आप कह सकते हैं कि 3 से 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से गूगल अपने पब्लिशर्स को रेवेन्यू दे रहा था। नंबर 1 पे प्ले स्टोर था। वो आज से पहले जब एंड्रॉयड शुरू हुआ था, तब ये कंसेप्ट बनाया गया था कि प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी यूज़र एप्लीकेशंस को पब्लिश करेंगे,
जो कि प्ले कंसोल के ज़रिए ठीक है। देखें जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन वगैरह पब्लिश्ड होती हैं वो प्ले स्टोर के ज़रिए प्ले स्टोर के अंदर आपको नज़र आ रही होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं तो वो प्ले कंसोल होता है, ठीक है। अब बेसिकली मैं डीप इस वजह से जा रहा हूँ ताकि हर आने वाला यूज़र और नई आने वाली नस्ल इस चीज़ से बेनिफिट उठाए। तो क्या होता था कि वो जो प्ले कंसोल था उसकी मदद से एप्लीकेशंस को पब्लिश करते थे, ठीक है। कोई भी डेवलपर एप्लीकेशन बनाता था तो वो जब पब्लिश करता था तो वो उस प्ले कंसोल की मदद से एप्लीकेशन को पब्लिश करता था और वो गूगल प्ले स्टोर में दिखाई देती थी। तो अब उसका जो रेवेन्यू मिलता था, जो कि पेड एप्लीकेशन होती थी, वो प्ले कंसोल के ज़रिए रेवेन्यू मिलता था। अब उसके बाद आ जाती है बात ये कि फिर एडसेंस आ गया, ठीक है। एडसेंस के बाद एडमोब आ गया। एडसेंस और एडमोब इस वजह से बनाए गए थे कि क्योंकि गूगल एड्स का रेवेन्यू जो होता था गूगल देखें मैं आपको कुछ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्यों एक है गूगल एड्स बेसिकली क्या काम करता है, वो एडवर्टाइज़र के लिए बना हुआ है। गूगल एडसेंस पब्लिशर्स के लिए। ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है। और एक सॉरी 3 बातें। एक एडमोब था। एडमोब क्या करता था, एडमोब का काम ये था कि वो एप्लीकेशन वाले जो पब्लिशर्स होते थे, एप्लीकेशंस जो डेवलपर्स बनाते थे, उसके लिए जो ऐड लगाते थे, वो एडमोब को यूज़ करते थे। तो गूगल ने क्या देखा कि जो गूगल का मेन सोर्स था वो गूगल एड्स था और एड्स का रेवेन्यू जाता था पब्लिशर्स को, वो भी 60% और 70% के करीब करीब। तो जो रेवेन्यू बनता था वो एक परसेंटेज की मिकदार में था। तो गूगल ने क्या सोचा कि जो बड़े पब्लिशर्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, जिनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू एक जनरेट हो रहा होता है एडमोब में या उनके एडसेंस में, चाहे वो वेबसाइट का पब्लिशर है, चाहे वो एडमोब का पब्लिशर है। यहाँ पे बात को ज़हन में रखिएगा कि मैं कोई यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब के लिए क्योंकि यूट्यूब की इस वजह से क्योंकि यूट्यूब वाला ये टॉपिक ही नहीं है, तो सिर्फ एडीएक्स और एड्स मैनेजर की बात होगी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो एड्स मैनेजर था जो कि जिसको आप एडीएक्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो वो एक वजूद में आया जिसको फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है और वो ये तमाम चीज़ें। इससे पहले मैं एडसेंस का भी कंसेप्ट बता देता हूँ कि एडसेंस कब आया। तो मैं यहाँ पे ताकि जितने भी यूज़र मुझे वाच कर रहे हैं तो वो उनको मैं बताता चलूँ कि ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। ये ना समझिए कि ये कोई आज के दिन ही लॉन्च हुए हैं। तो ये ऐड मैनेजर बाद में आया, ऐड मैनेजर का कंसेप्ट ही बाद में डेवलप हुआ। क्योंकि देखें बाज़ यूज़र्स ऐसे होते हैं वो उनके ज़हन में ना एक हलचल मच रही होती है कि ये ज़हीर भाई शायद विदाउट एनी लॉजिक ये बात कर रहा होगा और बता रहा होगा कि यार जो एडीएक्स है हम उसको अगर वो किस तरह से मतलब कि वजूद में आ रहा हो, और वो तमाम चीज़ें मैं आज इस वीडियो में भी कवर कर दूंगा ताकि आपके जितने भी आने वाले यूज़र होंगे वो इस चीज़ को सीख के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। और ये वो बातें हैं, यकीन करो कि 20-20 हज़ार डॉलर, 10-10 हज़ार डॉलर से लेके भी कोई नहीं सिखाता। और ये इतनी प्राइवेट हैं कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर ये तमाम चीज़ें नहीं बताएगी। और बिलीव दैट मुझे आपसे कोई झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही मुझे कोई आपसे कोई बेनिफिट चाहिए। लेकिन जो चीज़ आपके बेनिफिट के लिए वो उसको लाजमी वाच किया करें और उसका क्रेडिट वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो उसका क्रेडिट भी, चाहे कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी यूज़र है, तो उसको दिया करें कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो बाकी रह की बात ये कि मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ गूगल एड मैनेजर। अब गूगल एड मैनेजर में क्या था, एडमोब और जो एप्लीकेशन के पब्लिशर थे और जो वेबसाइट्स के पब्लिशर थे। एडसेंस में क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट्स का रेवेन्यू नज़र आता है और एडमोब में एप्लीकेशंस का। तो गूगल ने क्या सोचा कि जो बड़े पब्लिशर्स हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनकी परसेंटेज को इंक्रीज़ किया जाए और उनको एक ऐसा टूल दिया जाए जहाँ पे वो एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बहुत को रन कर सकें, ठीक है। उसको नाम दिया गया गूगल एड मैनेजर। तो बेसिकली एक और मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ पे लाइव आपको एड मैनेजर दिखा देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एड मैनेजर, ठीक है। अब एक एड मैनेजर वो होता है सॉरी, क्योंकि ये अभी टॉपिक था एड मैनेजर का और एड मैनेजर का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद आ जाती है बात ये कि हाउ टू गेट एडीएक्स अप्रूवल, ठीक है, कि हम एडीएक्स का अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं और फिर देन उसके फर्दर एड्स को सेटअप करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी बात करेंगे कि हम एडीएक्स को क्यों यूज़ करें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आप तमाम जितने भी यूज़र एडसेंस को यूज़ कर रहे हैं उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि एडसेंस के अंदर हमें कोई लिमिटेड चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह हम सीपीएम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस को इसी के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते और ना ही हम अपने कोई एडवर्टाइज़र से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी हम बिडिंग वगैरह का कोई हमारे पास कोई ऐसा सेक्शन नहीं बना होता जहाँ से हम बिड्स को सेट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम ADX की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारा रेवेन्यू अगर वहाँ पे हमें 0.17 0.10, मैं लाइव आपको प्रूफ भी साथ साथ देता चलूँगा। तो मैं आपको उससे पहले एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हम बेसिकली ADX को यूज़ इस वजह से करते हैं कि हमारा रेवेन्यू डबल हो जाए। जहाँ पे हमें 1000 इंप्रेशन पे $10 मिल रहे हैं, $1 मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिटर्न में 20 50 $100 इतने मैक्सिमम मिल सकते हैं और $1000 भी मिलते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा और एक एक चीज़ भी साथ समझाऊंगा कि एक्चुअल में मुझे कितना मिल रहा है और हम इसको क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता चुका हूँ कि ADX को यूज़ ही इसी वजह से किया जाता है कि आपका रेवेन्यू गूगल एडसेंस से 10x गुना ज़्यादा हो जाए, 2x गुना ज़्यादा हो जाए, यानी एडसेंस से आपको लाजमन ही ज़्यादा मिले। और सेकंड नंबर पे ये चीज़ हम इसको इस वजह से यूज़ करते हैं, एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन आ जाती है। इसमें पॉलिसी वायलेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पॉलिसी सेंटर होता है बट उसमें DMCA जो कि कॉपीराइट्स वगैरह होती हैं वो हमको सिर्फ देखने को मिलती हैं अगर हम कोई कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर वार करते हैं। थर्ड नंबर पे ये चीज़ कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या यूज़र ये पूछते हैं ना कि इसके अंदर कोई वायलेशंस या एड लिमिट आ जाती है, तो इसमें कोई एड लिमिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और अब मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक अकाउंट को ओपन करता हूँ एडसेंस को, कि हम इसको क्यों यूज़ करें और हमें इसका क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप एक एडसेंस देखें तो इसकी ट्रैफिक इंडोनेशिया, नाइजेरिया, ब्राज़ील, वियतनाम से है। तो इसकी फरवरी में बनी है $914। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि किसी यूज़र के ज़हन में ये बात ना रहे कि ज़हीर भाई पता नहीं अपने से मजाक कर रहा है। तो इसी वेबसाइट के साथ जब हमने ADX के ऊपर काम किया और ADX के एड्स को यूज़ किया तो फरवरी में उसकी कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई तो वो भी आप देखिएगा। अब $914 जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं 914 USD टू PKR, USD टू PKR ये बनता है 2 लैक्स बनते हैं। ठीक है, और INR में अगर बात करें तो 2,50,000 बनता है और INR में 74,000 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर यहाँ पे $914 जो अमाउंट बनाई जा रही है तो अब ADX में देखिएगा कि कितनी बनी है। और ये फरवरी की अमाउंट है जो कि टोटल बैलेंस में ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बाज़ दफ़ा साइट्स के अंदर, और यहाँ पे एक और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके ऊपर इतने इंप्रेशन आए हैं और आज के दिन $88 बने हैं। ठीक है, और 506 क्लिक्स और 0.17 का CPC और RPM जो है वो 10.43 का RPM मिल रहा है। तो ये एक बहुत कम है। और जब आप ADX देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हमारी आंखें की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने ADX को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी से लेके 28 तक, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ 1 फरवरी से लेके 28 तक। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो लाइव प्रूफ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, जस्ट एक सेकंड, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, ये आप देख सकते हैं 2.29 मिलियन। अब मैं PKR रुपीज़ को कन्वर्ट करता हूँ USD में। ठीक है, PKR टू USD, कितने बने हैं, तकरीबन 23 लाख के करीब करीब। ठीक है, $8,000 बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे $900 बने हैं और इधर कितने बने हैं, $8,000 बने हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और ये मैं आपको लाइव फिर से प्रूफ दिखा देता हूँ। साइट भी वही एडेड है क्योंकि कुछ पॉलिसी प्राइवेसी होती है, यूज़र्स इनवैलिड क्लिक करते हैं VPN से और प्रॉक्सी से, क्योंकि ऑलरेडी मैं पता नहीं कितनी हज़ारों वेबसाइट्स दिखा चुका हूँ। और ये अकाउंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर होते हैं जिसकी वजह से मैं साइट्स को नहीं दिखा सकता। सॉरी टू से दैट कि मैं आपको वेबसाइट नहीं दिखा सकता। उसके पीछे रीज़न ये कि यूज़र सेल्फ क्लिक करते हैं और अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं। बस मैं इस बात से अब शर्मिंदा हूँ कि आपको तमाम चीज़ों का प्रूफ देने के बावजूद भी साइट नहीं दिखा रहा। बट यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें। ठीक है, तो यहाँ पे $0.17 का CPC मिल रहा है। ADX के अंदर देखिएगा कि हमें कितने का CPC मिल रहा है, 13,000। यानी मैं कर देता हूँ जस्ट 2 फरवरी का चेक कर लेते हैं CPM कितना मिला है। तो 50,000 जो PKR में जो रुपीस बन रहे हैं, ECPM जिसको आप CPC भी बोल सकते हैं,
ये बेसिकली 1000 इम्प्रेशंस पे मिलता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2000 इम्प्रेशंस आए हैं और तकरीबन 1,34,000 बने हैं। और 1,34,000 जो रुपीस हैं, इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो जस्ट 2000 इम्प्रेशंस पे $600 या $700 के करीब करीब अमाउंट बनी है। तो आप खुद समझदार हैं कि कितना डिफरेंस है और हम ADX को क्यों यूज़ करें। और उसके बाद सेल्स और ये तमाम चीज़ों के सेक्शन के बारे में आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी यूज़र अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बिलीव दैट कि कोई यूज़र आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है। और टॉप ऑफ द लिस्ट में यही रीज़न आती है कि जो आम नॉर्मल पब्लिशर्स है जिनके पास एक छोटी अच्छी खासी ट्रैफिक है और वो उनको एडसेंस CPC कम दे रहे हैं और एड लिमिट का इशू आ जाता है, सस्पेंशंस का इशू आ जाता है, तो वो इसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और आप पेमेंट डायरेक्ट गूगल से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं और उधर आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्रूवल ले सकते हैं और किस तरह से अप्रूवल नहीं ले सकते। थैंक यू। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ADX के अप्रूवल को किस तरह से ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने admanager.google.com और /home पे चले जाना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट टूल गूगल ने इसको नाम दिया है। तो गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके लिए आपका एडसेंस होना ज़रूरी है। और वो वेबसाइट्स जिनके ऊपर ऑलरेडी लाखों में ट्रैफिक है या 100K के हिसाब से है या 200K के हिसाब से है, तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, उनकी वेबसाइट्स अप्रूव हो जाती हैं इंस्टेंट। और अदरवाइज़ ये जो अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं ऊपर आई फ्रेम के वो बटन में भी बटन दे दूंगा लिंक, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्टेंट इस डैशबोर्ड को एक्टिवेट करना है और ये डैशबोर्ड इस तरह का नज़र आ जाए। तो आप जितने भी यूज़र हैं, अगर जिस यूज़र ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये आता है, एड मैनेजर और ADX 360 में क्या फ़र्क है। तो वो इसके बाद मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि ये एक अप्रूवल का सेशन है, तो लाजमन जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। अव्वल नहीं तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपने ले जाता हूँ और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं गूगल एड मैनेजर ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप जाके देख सकते हैं, उर्दू और हिंदी ज़बान में आ रहा होगा गूगल ADX के बारे में। आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो थी, पता नहीं किधर गई। अरे यूट्यूब ज़्यादती कर रहे हो हमारे साथ। लेट मी चेक वंस अगेन टाइम। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू गेट गूगल ADX अप्रूवल, ये इंस्टेंट आपको अप्रूवल किस तरह से मिलता है, किस तरह से वो आप तमाम इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये क्या होगा, आपका सिंपल एक एडसेंस होगा, एडसेंस ऑलरेडी बना होगा और एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता है। आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्त में अप्रूवल लेना। कोई आपका, चाहे आपके पास वेबसाइट है कि नहीं है, आपका डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। वो एडसेंस जिनके डैशबोर्ड एक्टिवेटेड होते हैं ऑलरेडी, तो वो वहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने एक वीडियो डाली है जी, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से एडसेंस जो है वो आपको अप्रूव कर देता है इंस्टेंट विद इन 2 आवर्स में, और वो भी न्यू जीमेल के ऊपर। तो जो यूज़र ये कहता है ना कि मेरे पास जीमेल नहीं है, तो भाई वो न्यू जीमेल जाके क्रिएट कर ले। और फिर यूज़र के जहन में अगर ये सवाल रहता है कि एडसेंस हमारे पास नहीं है, तो इस वीडियो को जाके देख ले। इस वीडियो को नहीं अगर वॉच करना चाहता तो प्ले लिस्ट का एक सेक्शन बना है ये वाला, ठीक है, अनलिमिटेड डैशबोर्ड एक्टिवेटिंग वाला। ये देख लें, दोनों वीडियोज़ इंस्टेंट आपके एडसेंस अप्रूव हो जाएंगे, आपको ₹1 का ही चार्जेस नहीं लगेंगे। और बिलीव दैट कि ये कंटेंट, ये वीडियोस कोई आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड करेगा, ये पेड होती हैं और ये प्राइवेसी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं। अच्छा, अब आ जाती बात ये कि जिस तरह ही ये डैशबोर्ड एक्टिवेट करते जाएंगे, आपका ये वाला डैशबोर्ड इस तरह से इस तरह करके आ जाएगा। अब बेसिकली ये है सिंपल एड मैनेजर, इसके साथ एडसेंस कनेक्टेड है, इसके साथ एडसेंस कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पे जितना भी रेवेन्यू मुझे दिखा रहा है, ये मुझे एडसेंस का रेवेन्यू दिखा रहा है। अब ये ₹108 का CPM दे रहा है पाकिस्तानी प्राइस के अंदर। यहाँ पे मैं एक दफ़ा देख लूँ ग्लोबल सेटिंग में जाके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं इसको करेंसी चेंज करके USD कर देता हूँ। यहाँ पे US डॉलर, आप जिस यूज़र के
यूएस डॉलर में नज़र नहीं आ रहे तो वो यूएस डॉलर में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे $0.42 का ECPM मुझे मिल रहा है, ठीक है, यानी 1000 इंप्रेशन पे $0.42, यानी इसका बहुत कम है। इसके डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैफिक एशियन पैसिफिक से है या अमेरिका यूएसए से है, यूरोप से है, मतलब कि जो प्रीमियम कंट्रीज़ होंगी उनका CPM भी हाई होगा। और फर्दर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप CPM को फिक्स कर सकते हैं। वो एक अलहदा क्लास है और वो एक अलहदा चैप्टर है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल ऐड मैनेजर है और एडसेंस के जो एड्स रन हो रहे होते हैं उसकी डिटेल्स ये आपको यहाँ पे भी शेयर कर रहा होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा आपको सिर्फ ये है, इसका सिंपल वाले ऐड मैनेजर का आपको कोई ज़रा बेनिफिट नहीं है। इसमें सिंपल आप जस्ट एड्स को रन कर सकते हैं जो कि गूगल के एड्स होते हैं और गूगल का ही रेवेन्यू आपके एडसेंस में ही जाता है। जो आपका एडसेंस का रेवेन्यू होता है वो सिर्फ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पे क्या चीज़ हो रही होती है, यहीं पे आपको सिर्फ उसकी वैल्यू एक और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे बताई जा रही होती हैं, बाकी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इस वजह से आपने सिंपल एडमिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप बेशक देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ भी अभी लिंक्ड नहीं है। अच्छा, इसके सिवा ये एक ADX होता है, सॉरी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इस ADX अकाउंट के अंदर। ये अब इसके अंदर पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होता है और ये पेमेंट्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा होता है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड अकाउंट और MA अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं गूगल एड मैनेजर MA अकाउंट। अब ये जो अकाउंट होते हैं ये पेड होते हैं, ये मुफ्त में कहीं से नहीं मिलते। हाँ, उन यूज़र्स को मिलते हैं बट इसमें कंपनीज बाज़ दफ़ा रिजेक्शन दे देती है, इश्यूज़ आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से हम तमाम यूज़र्स को पेमेंट्स का इशू का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसको ये कह सकते हैं कि हम, अगर मैं एडमिन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे एड्स और TXT मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जबकि सिंपल वाले में कोई पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं है ना, सॉरी सिंपल वाला किधर गया, ना ही एड्स और TXT का ऑप्शन है और ना ही MCM का ऑप्शन है और ना ही पेमेंट्स का ऑप्शन है। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर MCM का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है और वो ईज़ोइक से जस्ट अप्रूव होते हैं और उनमें यहाँ पे कोई पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, उसको बोलते हैं मैनेज्ड इन्वेंट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पे। इस डिफरेंस के कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप तमाम यूज़र जितने भी अभी वॉच कर रहे हैं वो चीज़ से बेनिफिट उठाएं। अब यहाँ पे जो सॉरी जिसका ना मतलब कि यहाँ पे आ रहा होता है MCM और वो पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, उसको बोलते हैं MI अकाउंट। MI का मतलब होता है मैनेज्ड इन्वेंट्री। अब मैनेज्ड इन्वेंट्री जो होती है उसके अंदर जो है सिर्फ जस्ट कंपनी आपको लिंक्ड कर देती है, ईज़ोइक वो आपके एडसेंस में भी नज़र आ रहा होता है और थर्ड पार्टीज़ के अंदर आपको बाकायदा तौर पे दिखाया जा रहा होता है। अब आ जाती है बात ये कि ये जो अकाउंट होता है ये हमें मिलता किस तरह से है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ ओपन की हुई है, इधर अगर आप देखें तो गूगल ने पहले भी तमाम, मैं एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपको किसी एक पार्टनर के साथ काम करना पड़ता है जो कि सर्टिफाइड पार्टनर हो। आप फाइंड के ऊपर जिस तरह ही आप क्लिक करते हैं तो ये इस पेज पे लेके आ जाता है। आप वैसे जाके इसको रीड भी कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को कि कौन कौन से गूगल के सर्टिफाइड पार्टनर हैं। यहाँ पर ये जितनी भी कंपनीज बताई जा रही हैं तकरीबन ये लगभग आप कह लें कि पूरी दुनिया में 203-4 या 20-30 के करीब हैं कंपनीज जिनके पास है ADX 360, जो कि यूज़र ये कहते हैं ADX, जिसको आप ADX 360 बोलते हैं और जिसको आप पेरेंट अकाउंट बोलते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो अकाउंट मेरे पास आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये कंपनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल कस्टमर्स को मैनेज कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं मैनेज कर सकता हूँ एप्लीकेशंस को, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साइट्स को मैनेज कर सकता हूँ। साइट्स के सेक्शन में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से साइट्स में को ऐड करना है और साइट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो एक अलहदा चैप्टर है, ठीक है। तो ये 2 से 3 फ़र्क होते हैं। जो कि सिंपल अकाउंट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मार्केट में यूज़र इनको भी उठा उठा के सेल कर रहे होते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जस्ट ये आपकी रिपोर्ट्स को चेक करने और फर्दर तमाम डिटेल्स जो हैं उनको देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसका कोई काम नहीं है। और हाँ, सेकंड नंबर पर ये कि जो मैनेज्ड इन्वेंट्री होता है, जब आप ईज़ोइक या कोई अपने पार्टनर के पास जाते हैं
तो वो इनके पास, इनमें से किसी के पास भी जाते हैं तो ये आपके साथ डायरेक्ट डील नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो बीच में एज ए अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जो बीच में एक थर्ड पर्सन आ रहा होता है ना, जिसको आप कहते हैं थर्ड पार्टी पर्सन, उसके थ्रू आपको जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड होता है, तो उनके थ्रू आपको ये अकाउंट्स मिलते हैं, जो कि अक्सर आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाते हैं, या और भी मतलब कि उनको फाइंड करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है। अभी भी एक जिन यूज़र को इस चीज़ का नहीं आइडिया कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ होती हैं, तो मैं एज ए गूगल का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, और बीच में आप ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हूँ कंपनी का। तो जो भी यूज़र कोई ADX को बाई करने लगता है या ADX की डिटेल्स लेना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, तो उधर कोई भी यूज़र अभी मुझे मैसेज करेगा तो वो उसको थोड़े टाइम के बाद उसका रिप्लाई मिलेगा। बट अगर अभी यहाँ पे आप मुझे मैसेज करते हैं मेरे ईमेल पे, ये मैंने आपको 2 ईमेल दिखा रहा हूँ, एक email @zahirabbas.org, एक ईमेल sheikh.salim@gmail.com। अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। अगर इनके ऊपर कोई भी यूज़र मैसेज करेगा तो बिलीव दैट हर यूज़र को मैं यहाँ पे रिप्लाई करूँगा जो कि ADX को बाई करने आए होंगे। तो बेसिकली ADX जो होता है वो एक पेड टूल है, ठीक है। जो पेरेंट अकाउंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, आप कह सकते हैं कि $100 $200 के करीब करीब, और उसमें डिपेंड करता है कि कितना पब्लिशर है, जिसको आप 360 अकाउंट बोलते हैं। 360 अकाउंट में से एक चाइल्ड अकाउंट और MA अकाउंट, और जिसको आप मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट अकाउंट बोलते हैं, जो उससे यानी 10% छोटा होता है, ठीक है। इसमें हमें जो रेवेन्यू मिल रहा होता है वो 90% का रेवेन्यू मिल रहा होता है, 90% जिसको आप बोलते हैं, 90% ऑफ द रेवेन्यू हमारे अकाउंट में आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं बाकायदा तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि 90% रेवेन्यू किस तरह से हमें मिल रहा होता है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट पर क्लिक करता हूँ। हमारा इनके साथ मुआहिदा हुआ होता है, बात तय हुई होती है अकाउंट्स के हवाले से और वो फर्दर डिटेल्स के हवाले से। तो मैं सिंपल इसके ऊपर अगर क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% कंपनी को जा रहा होता है, 90% हमें आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट पब्लिशर्स बीच में एक कंपनी ऐड है, और इसको 10% जा रहा है रेफरल, और 90% मुझे मिल रहा है। अब बेसिकली बात क्या है कि एडसेंस में हमें मिल रहा होता है 70%, यहाँ पे मिल रहा होता है रेवेन्यू हमारा है उससे भी डबल, तो हम इस वजह से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अब तीन जो डिफरेंस था वो भी मैं बता चुका हूँ कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और हम इसका अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं। तो अभी एक बात और रह गई है, जो सिंपल अकाउंट है उसका अप्रूवल तो बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट, इसका अप्रूवल का जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। सिंपल आपका एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, वेब पे और वीडियो पब्लिशर के ऊपर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, एशिया आपने सेलेक्ट कर देना या जो भी जिस कंट्री से आप हैं, और कोई भी आपकी साइट है और ट्रैफिक, आपने कहना है कि येस यू हैव ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, तो आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 0 to 1 मिलियन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक और, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ वेब मोनेटाइजेशन एंड वीडियो गेम्स, इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर चेक मार्क करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और साइन अप फॉर एड मैनेजर। तो जिस तरह ही आप साइन अप के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह के डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा, और जो हमारा एडसेंस का रेवेन्यू होगा और ECP में होगा वो हमें यहाँ पे ये दिखा रहा होगा, और विजिबिलिटी वगैरह। तो ये था सिंपल एड मैनेजर का प्रोसेस। सेकंड नंबर पे आ जाती है बात कि हम अगर सर्टिफाइड पब्लिशर पार्टनर्स का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। हर यूज़र जो मुझे ईमेल करेगा उसको तो मास्टर ही जवाब मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग के बारे में बता दूँ, अच्छा, इसकी प्राइसिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक्चुअली में ये डिपेंड करता है आपका अकाउंट, आपके डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर हैं, इनके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर प्राइसिंग रूल का होता है, CPM फिक्सेशंस का होता है, अकाउंट की कितनी परसेंटेज भी मिल रहा है, अकाउंट एड्रेस वेरीफाई है कि नहीं है, तो वो फर्दर
आपको अकाउंट देने से पहले तमाम डिटेल्स बता दी जाती हैं, ठीक है। और हमें क्या होता है, हमें बीच में कुछ एक छोटी सी एक अमाउंट बच रही होती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक बहुत छोटी, जिसमें हम खुश हैं और एग्री हैं, और उसके बाद बाकी की अमाउंट कंपनी को पे कर दी जाती है, देन आपको अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। अब किसी यूज़र के पास भी जाते हैं मार्केट में, चाहे इंडिया में जाते हैं, चाहे आप यूएस या यूके में जाते हैं, चाहे कहीं पे फिलिपा पे भी जाते हैं, तो ये अकाउंट की वर्थ 20-25 हज़ार डॉलर दिखाई दे रही होती है। और उसके अंदर साइट्स भी ऐड होती हैं, तो वो हमारी तरफ से भी साइट एडिड आपको मिलेंगी। और बिलीव दैट ये अमाउंट अभी भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर सीपीएम बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी सीपीसी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अब सेकंड अकाउंट पे। ये अकाउंट फ्री में था, और उसके बाद जो हमारे सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं, ये हमें रिक्वेस्ट देते हैं कि आप इन अकाउंट्स को यूज़ करें, जो कि ये अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पेमेंट्स का ऑप्शन है और पेमेंट्स बाय गूगल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, हमें सारा का सारा काम, हमने बस जस्ट साइट से अटैच करनी होती हैं, और साइट से अप्रूव जिस तरह ही हो जाती हैं, तो हमें उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है कम इम्प्रेशंस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइज़र बैठे होते हैं, और ये प्राइसिंग चार्ट और प्राइसिंग रूल होता है। देखिए यहाँ पे प्राइसिंग रूल भी सेट है, और 50 यानी $200 का प्राइसिंग रूल भी सेट है। तो यहाँ पे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, वट एवर एक एक चीज़ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और एक और ये चीज़ कि यूज़र अक्सर ये होता है कि कंपनीज़ को देख के कंपनीज़ के पास भागते हैं कि हमें भी रिक्वेस्ट दें। तो वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है पंजाबी की कि भाई मतलब कि जो दूसरे यूज़र होते हैं, अगर वो कुछ आपको कंपनीज दिखा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप भाग के उनके पास जाते हैं, तो वो कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं देंगी। और ना ही मतलब कि अच्छा, रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि वो अप्रूव करेंगे इस अकाउंट को, इस डैशबोर्ड को, ये डैशबोर्ड कन्वर्ट हो जाएगा इस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। बाकायदा तौर पे आप ये देख सकते हैं, और पेमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो वो चार्ज करती हैं, और बिलीव दैट के इतना चार्ज करेंगे कि फिर आप भाग के ज़हीर भाई के पास वापस आओगे और कहोगे कि ज़हीर भाई वाकई आप ठीक कह रहे थे उस टाइम की निस्बत। और ये डिपेंड करता है टाइम बाय टाइम, इनके रेट्स चेंज होते हैं, और यूज़र्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा अकाउंट बाय करना है, कौन सा अकाउंट नहीं बाय करना। और एक और चीज़, वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अप्रूवल के जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये पेड होते हैं। कोई यूज़र ये ना समझे कि ये मुफ्त में मिल जाएगा हर यूज़र को। बिलीव दैट किसी यूज़र को ये मुफ्त में नहीं मिलता, और ना ही कोई कंपनीज देती हैं। और वो अच्छा खासा ट्रैफिक होता है मिलियंस के अंदर, और 100K के अंदर, 500K 600K के करीब करीब, तो देन जाके आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल मिलता है, ठीक है, इस अकाउंट का, जो जिसके अंदर पेमेंट आपको गूगल डायरेक्ट गूगल पेमेंट आपको कर रहा होता है। ये पेमेंट्स का ऑप्शन होता है, मैं अभी यहाँ क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ अमाउंट थोड़ी सी प्राइवेसी है, तो इस वजह से वो नहीं दिखा सकता। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि इस के बाद एक वो अकाउंट होता है जिसको MI बोलते हैं, जो कि जिसमें MCM होता है, मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट होता है, बट उसके अंदर पेमेंट्स इन्फो नहीं होती। वो यहाँ पे ईज़ोइक भी खड़ा होगा कहीं पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ईज़ोइक सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैनेज्ड इन्वेंट्री का काम करती हैं ये, और मैनेज्ड इन्वेंट्री आपको प्रोवाइड करती हैं। और जस्ट आपको जो है, जो ये अकाउंट देती हैं, वो आपको एक रिक्वेस्ट आ जाती है। वो रिक्वेस्ट किस तरह की आती है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लाइक दैट। अगर मेरे पास वो अकाउंट पड़ा हुआ, तो यहाँ पे बिलीव दैट कि ये कुछ प्राइवेसी होती हैं, बट मैंने कभी आपसे कोई चीज़ ना ही छुपाई है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपसे कोई चीज़ भी ना छुपे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मेरा एडसेंस डिसेबल्ड हो गया था, ये बहुत पहले की बात है। एक इनविटेशन लेटर आता है, ये देखें, यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्सेस अकाउंट ईज़ोई का जब भी मैसेज आता है, तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ हेड मैनेजर का, यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक
गूगल सर्टिफाइड पार्टनर प्रोग्राम का मैसेज आता है। लेट मी चेक, मुझे यहाँ पे देखने दे, अपने जीमेल में पड़ा होगा ताकि जितने भी यूज़र आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो वन वीडियो होगी कि उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको बताई जा रही है। मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, डेलीगेशन नेटवर्क यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे वो एड मैनेजर एक्सपर्ट भी हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनवाइटेड टू एक्सेस, ये इस तरह का मैसेज आता है, इनवाइटेड। मैं चेक करा देता हूँ आपको। बट एक, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर नेटवर्क डेलीगेशन गूगल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, बाकी कंपनी का नेम आ रहा है और ये इस तरह का मैसेज आता है, और ये आपको मैनेज अकाउंट का एक मैसेज आता है। जिस तरह ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यू कैन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और आपका जो सिंपल अकाउंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इफ़ अकाउंट नहीं बना होता तो वो आपका अकाउंट जो होता है, इफ़ अगर आपका अकाउंट एडसेंस का नहीं है, एड मैनेजर का नहीं है, न्यू जीमेल है, तो देन एडसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें भी। तो सिंपल ये अकाउंट आपका 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाता है। अगर कोई जीमेल पे इशू हो या कोई वायलेशन हो रही हो जीमेल पे, तो देन वो आपका रिजेक्ट कर देता है। और इफ़ अगर एडसेंस का अकाउंट क्लोज होता है तो इस अकाउंट को भी इशू हो सकता है। और अगर आपका साथ एडसेंस का अकाउंट अटैच नहीं है तो उसको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल एडसेंस के अकाउंट्स भी अटैच हो जाते हैं, एड मैनेजर के अकाउंट्स भी अटैच हो जाते हैं, और वो तमाम चीज़ें मैं फ़र्दर अगले चैप्टर में जाकर बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, इस क्लास में मैं आपको ADX के डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा और एड्स के बारे में गाइड करूंगा कि किस तरह से अपनी एड्स वगैरह लगाने हैं और किस तरह से प्राइसिंग रोल को यूज़ किया जाता है और हम इसे किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी ADX को ओपन करेंगे या जब भी आप बाई करेंगे, तो सिंपल मैं अभी बाई कर चुका हूँ, मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेमेंट्स का ऑप्शन है, पेमेंट्स के ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो पेमेंट्स इन्फो आ रहा है और ये तमाम डिटेल्स, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि इफ़ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एडमिन पैनल में चला जाता हूँ और मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीड वेयर एक्सचेंज, ठीक है। तो ये है मैनेज्ड इन्वेंट्री। इजोइक जैसी कंपनी भी जो है वो भी मैनेज्ड इन्वेंट्री देती है, वो आपको हमेशा अपना डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगी। और जो कंपनीज अपना डैशबोर्ड प्रोवाइड करती हैं और आपको अपनी अर्निंग के स्टैट्स वगैरह वहाँ पे अपने डैशबोर्ड में शो करवाती हैं, उनको बोलते हैं मैनेज्ड इन्वेंट्री, ठीक है। सिंपल वो आपको यहाँ पे लिंक्ड होगी, MCM लिखा होगा, ये मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट यहाँ पे बना होगा, एड्स और TXT की फाइल भी यहाँ पे आ रही होगी, बट वहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं होगा। वो कंपनी आपको अपने डैशबोर्ड के थ्रू ही पेमेंट का विथड्रॉ भी देगी, जब चाहे पेमेंट का विथड्रॉ देना चाहे वो आपको देती है। यानी और इनके अंदर क्या होता है, जो कि मैनेज्ड अकाउंट होता है, जिसके आगे लिखा होता है मैनेज अकाउंट। अब इसके अंदर 2 अप्रूव है, तो मुझे ऊपर वाले की तो वैसे ही नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मैनेज्ड अकाउंट होता है, इसमें हमने एक एक चीज़ को खुद मैनेज करना होता है, मल्टीपल कस्टमर्स को खुद ही मैनेज करना होता है, मल्टीपल साइट्स को खुद ही मैनेज करना होता है, एप्लीकेशंस को खुद ही मैनेज करना होता है। तो इस वजह से तो मैं आपको एक एक चीज़ का ओवरव्यू दूंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में जब भी आपको रिक्वेस्ट आती है ना, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपको रिक्वेस्ट आती है लाइक दैट, यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा तो सिंपल यहाँ पर अब एंड एग्रीमेंट लिखा हुआ है और ये जहाँ पर नीचे क्लोज का बटन लिखा हुआ, ठीक है। इस क्लोज के साथ ही एक्सेप्ट का होता है या यहाँ पे रिजेक्ट का होता है। तो जैसे ही आप आपको एक तो ईमेल आएगी, ईमेल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो देन भी आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ अपने एडमिन पैनल में आएंगे और वहाँ पे नीचे मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट का ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिंपल एड मैनेजर भी हुआ तो आपने सिंपल यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो जीमेल में लिंक होगा वो आपको एक्सेप्ट के लिंक के ऊपर ले आएगा, मतलब कि यहाँ पे। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपने एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा। देन आपने क्या काम करना है, रिफ़्रेश करना है, और जैसे ही आपका अकाउंट मतलब के होगा ना, जब भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो ऐड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू कर लेना है और यहाँ पे इस पेंसिल के ऊपर टिक कर देना है। और आई हैव इंटर्ड माई साइट्स एंड वाज अप्रूव टू सर्व एट, तो इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो ये भी टिक हो जाएगा। और यहाँ पे अनेबल ये लिखा होगा थर्ड वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे अनेबल का बटन आ रहा होगा, तो आपने अनेबल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आ जाती है बात ये कि आप यहाँ पे, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है जिसके ऊपर 100K से अबव की ट्रैफिक भी थी और गूगल की पॉलिसीज़ को मीट कर रही थी। अब ये समझ लें कि जो आपकी वेबसाइट एडसेंस की पॉलिसीज़ को मीट करती हैं वो आप ये समझ लें कि इधर एडिक्स में भी लग जाएंगी, चाहे उसके ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है। तो सिंपल मैं अब यहाँ पे एडसेंस को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखें तो इसके ऊपर एडसेंस नहीं था, इसके ऊपर जस्ट एक रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने एक्सेप्ट की और ये अकाउंट जो था हमारा रिव्यू में चला गया और ऑटोमेटिकली हमारी जीमेल कोई वायलेशन नहीं कर रही थी, जीमेल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन थी, तो इस वजह से ये अकाउंट बन गया। अब जिन अकाउंट्स के साथ जिस एडीएक्स के साथ जो हम एडसेंस के साथ एड मैनेजर बनाते हैं, देन उसके ऊपर हम अप्रूवल लेते हैं और उस अपने अकाउंट को पेड अकाउंट में कन्वर्ट करवाते हैं, तो उसका इशू सबसे बड़ा मेन क्या आता है कि इफ़ बाई चांस आपका एडसेंस क्लोज हो गया तो आपका एडीएक्स भी बेफजूल जाएगा। उसकी वजह ये है कि एडसेंस की पेमेंट प्रोफाइल जो बनी होती है वही उसी पेमेंट प्रोफाइल पे हम ऐड मैनेजर भी बनाते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब आपका एडसेंस में $100 बनता है तो आप अपना बैंक ऐड करते हैं, तो जो मतलब कि बैंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे एडसेंस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ऐड मैनेजर में भी ऐड हो जाएगा इफ़ ऐड मैनेजर आपका अप्रूव है, क्योंकि हमारा जो ऐड मैनेजर है वो एडसेंस वाली प्रोफाइल पे ही अप्रूव हुआ है। और इफ़ आपका एडसेंस नहीं है तो देन आपको ये रिक्वेस्ट आएगी, इस रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल ये एक मतलब कि वो बता देगा कि आपने साइन अप करना है और ऑटोमेटिकली साइन अप पेज पे ले आएगा, ना कि एक्सेप्शन के पेज पे, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे आप एक्सेप्ट करें और इंस्टेंट आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। तो इस वजह से हम क्या काम करते हैं, एडसेंस को बना लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम आसान होता है। एडसेंस को बनाने के बाद इस अकाउंट को अप्रूव करवाते हैं सिंपल को, और उसके बाद जब हमें रिक्वेस्ट आती है तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट हमारा अकाउंट ये बन जाता है विद इन 24 आवर्स, जो कि एक पेड अकाउंट है। अब आ जाते हैं होम पे। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, एक पेमेंट सेक्शन हमारा मेन है, एक होम और एक इन्वेंट्री का। अब जैसे ही हम और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी ये समझ लें कि आपकी यूज़ ही नहीं आएंगी, और वो जब आप एक्स्ट्रा प्रो लेवल के स्टेज पे पहुंचेंगे तो देन आपको वो यूज़ में आएंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के तौर पे आपने इनको छोड़ देना। तो मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू फिर भी करवा देता हूँ। तो सेल्स का जो टैब होता है इसमें प्राइवेट ऑप्शंस आते हैं, मुराद हमारे पास डील्स वगैरह, हम प्राइवेटली डील्स को हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपल आप इसको न्यू प्राइवेट ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि क्या नाम है और क्या नाम नहीं है, ठीक है। अपनी डेट की रेंज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव कर देना है, और उसका कॉन्टैक्ट ईमेल जो लगाना चाहते हैं, जो भी मतलब कि ब्रांडेड का है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे में भी हो सकता है कि आपको इस बात की समझ ना आ रही हो, आगे जब चलेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। और इसको मैं भी यहाँ पे लीव कर देता हूँ। उसके बाद डील्स की सेटिंग आ जाती है। तो डील के आप अगर कोई भी सेटिंग करना चाहें, मिसाल के तौर पर आपकी सॉरी ये कि आपकी जिस यूज़र के साथ डील हुई है तो आप उसका पब्लिशर की प्रोफाइल्स को बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये एक प्रॉपर कंपनी है और ये आप इसको एज ए कंपनी लेके चल सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह ईज़ोइक जैसी बड़ी कंपनी है और एड्स प्रॉपर जैसे एड्स OPT360 जैसे, तो ये सिर्फ सर्टिफाइड पब्लिशर्स के पास ही अकाउंट होते हैं और वही आपको ये अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई प्रोवाइड करे, और ना ही ये गूगल आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि गूगल का ये कहना है कि हमारे गूगल देखो पहले ये जो टूल बने थे ये इसी वजह से बने थे कि जिनके पास एडसेंस और एडमोब में मिलियन से अबव 500 मिलियन से प्लस का ट्रैफिक था, तो ऑटोमेटिकली उनको मेल आ जाती थी। वो सर्टिफाइड पब्लिशर्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंपनीज ओपन की, फिर उनकी मदद से फिर हम आगे सर्टिफाइड पब्लिशर्स बने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है स्टेप बाय स्टेप हर यूज़र में मुंतकिल होता गया, ट्रांसफ़र होता गया ये निज़ाम। और उसके बाद फिर आपको मैं अब बता रहा हूँ कि इस तरह ये अकाउंट जो होता है ये अब आप सर्टिफाइड पार्टनर हैं, बीच में मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके नेम के, इसके आईडी कार्ड के और वो तमाम चीज़ें के। अच्छा, अब इसके ना मैं होम डैशबोर्ड पे आता हूँ। सेल्स वाला ऑप्शन भी बिल्कुल आपके लिए बेफजूल है। डिलीवरी वाला वन ऑफ द माय बेस्ट एंड फेवरेट पार्ट है
कि इसके अंदर एक चीज़ है कि एडसेंस में आपने देखा है कि सिंपल ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड क्रिएट करने के बाद आप ऐड लगा देते हैं और वो ऐड शो होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है। आपने सबसे पहले एक ऑर्डर क्रिएट करना है। एक ऑर्डर जिस तरह ही क्रिएट होगा और आपकी साइट के ऊपर ऐड जाकर लगेंगे तो देन आपके एड्स वगैरह रन होना शुरू होंगे। तो ऑर्डर जाके आगे क्रिएट करते हैं और वो किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लाइन आइटम्स में ये जब ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही लाइन आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये लाइन आइटम क्या चीज़ है, तो ये ऑर्डर बनाते वक्त हमें लाइन आइटम्स खुद ही गूगल प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हमें लाइन आइटम्स शो हो जाते हैं और जस्ट हमने लाइन आइटम्स को अप्रूव करना होता है। वो इस वजह से कि अगर हम लाइन आइटम्स को अप्रूव नहीं करेंगे तो हमारे एड्स वगैरह रन नहीं होंगे। और क्रिएटिव्स भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड होते हैं, मतलब कि एड्स को किस डिज़ाइन में दिखाया जाएगा और किस डिज़ाइन में नहीं दिखाया जाएगा तो गूगल ऑटोमेटिकली ही हमें क्रिएट करवा देता है। तो ये सिंपल सा इसको आप छोड़ ही दें। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं पीछे चल के अभी आगे चल के जो है मैं आपको बताऊंगा और आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। बाकी ये नेटिव यील्ड ग्रुप्स, अच्छा यील्ड ग्रुप में क्या होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं और वो लिंक्ड है एक ही इस अकाउंट के अंदर। जिस तरह अभी इसमें 2 ईज़ोइक भी हैं और वो बाकी, तो आप उन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, उन दोनों को मतलब कि ग्रुप उनका बना सकते हैं और उनके साथ डायरेक्ट डील कर सकते हैं। तो आपकी ये चीज़ भी यूज़ में नहीं आएगी। ये बिडर्स, अब बिडर्स में क्या है, बिडर्स में यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स होंगे जो आपके ठीक है वो यहाँ पे बैठे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे और आप आगे चल के उनको देख भी सकते हैं। 328 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो मेन चीज़ें काम आनी है वो सिर्फ ऑर्डर काम आना है, लाइन आइटम और क्रिएटिव्स और कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री में क्या होता है, अच्छा डिलीवरी टूल्स भी आप चेक कर सकते हैं, में भी फर्दर आपने इस चीज़ को चेक करना हो तो लेकिन मैं इसको यहीं पे लीव करूँगा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मेन काम की चीज़ें हैं कि किस तरह से हमने एड्स को सेटअप करना है वो उनकी तरफ जाता हूँ। तो एड्स यूनिट्स जाके आप एड्स यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप्स जो है यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। अब बेसिकली ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं और जो आपकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगी और फिर एड्स को किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। साइट्स भी इसी तरह है। अब सिंपल साइट्स में ये फ़र्क आ गया है। अब देखिए यहाँ पे एक साइट ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो मैं न्यू साइट पे क्लिक करूँगा तो जिस तरह मैं कोई साइट ऐड करता हूँ तो ये हमें ना कि हेडर का कोड देती है बल्कि हमें एक एड्स .txt की फाइल दे देती है, जिसकी मदद से हमने जो अपनी साइट के अंदर ads.txt की जो फाइल होती है प्लगइन की मदद से, सॉरी जो आपकी प्लगइन होती है ads.txt की और ब्लॉगर के ऊपर robots.txt के नाम से आई थिंक सेक्शन होता है ब्लॉगर के अंदर, मुझे इस तरह ज़बानी नहीं याद बट होता है। तो वहाँ पे जाके आप मोनेटाइजेशन को अनेबल करते हैं और add.txt की फाइल को ब्लॉगर के अंदर पेस्ट करते हैं अगर आपकी साइट ब्लॉगर पर है। अगर वर्डप्रेस पे है तो एक एक्सटेंशन आती है ads.txt के नाम से, तो वो आपने वहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, यहाँ पे इसको चेक मार्क करना है और रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको कनेक्ट लेटर भी कर सकते हैं, मतलब कि जब आप फाइल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल के तौर पे साइट को डिलीट कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद इस साइट के नीचे सिक्योर सिग्नल का मैसेज है, ये भी इनका भी बीटा प्रोग्राम चल रहा है, अभी सही तरह से आया नहीं है तो आप इसको लीव ही कर दें। और एक और चीज़ इसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हर यूज़र को इसके बारे में समझना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी वेबसाइट के साथ ना एडसेंस हम एडीएक्स वगैरह बनाते हैं उनके ऊपर ना एडसेंस भी ऑलरेडी बना होता है। देन ये हम सिंपल ऐड मैनेजर हम बना लेते हैं। तो क्या है कि सिंपल यहाँ पे एडसेंस ये ओवर वाइड के नीचे एक एडसेंस का चेक मार्क आ रहा होता है, तो आपने सिंपल उसको अनचेक मार्क करना होता है। और वो हमें इशू क्या दे रहा होता है कि जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते हैं, लेकिन ये ऐड एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा होता और हमसे जो हमें रिक्वेस्ट आई होती है वो या तो एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। तो सिंपल आपने नेटवर्क की सेटिंग में आना होता है और यहाँ पे ओवर वाइड के नीचे एडसेंस का वो चेक मार्क आ रहा होता है कि जो भी एडसेंस अटैच होता है तो उसको चेक मार्क को हटा देना होता है, ठीक
ठीक है। तो उसका क्या मेन मकसद मेन ये होता है कि वो जो आपका अकाउंट जो आपका ऑलरेडी एडसेंस है जिसके ऊपर एड मैनेजर बना हुआ है, तो आपकी जितनी भी एडसेंस की रेवेन्यू होगी वो सारी आपके एडसेंस के डैशबोर्ड में आपको जाएगी, नज़र यहाँ पे भी आएगी, लेकिन रेवेन्यू आपको एडसेंस के थ्रू वो मिलेगा, ठीक है। तो वो इस वजह से, और इस वजह से फिर हम क्या हो रहा होता है कि जो फ्रंट पे हमें अर्निंग नज़र आ रही होती है वो सिर्फ एडसेंस की नज़र आ रही होती है, और जो हम इसके ऐड लगाते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती। सो जब आप अनचेक मार्क कर देते हैं और इधर से इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जो आप इसके अंदर से ऐड बना के अपनी वेबसाइट में लगाते हैं ADX के, तो वो उसका रेवेन्यू आपको होम पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लाइक इस तरह अभी क्योंकि इसके अंदर ना कोई ऑर्डर क्रिएट किया है और ना ही लाइन आइटम्स, तो अभी हम ऑर्डर और लाइन आइटम की तरफ भी जाएंगे। तो उसके बाद आ जाती है बात ये कि जैसे ही आप कोई भी साइट ऐड कर देते हैं ना, उसके अंदर एड्स डॉट TXT की फाइल, और उसके ऊपर ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, और ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन नज़र आ जाता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ डोमेन नज़र आ जाता है, और डोमेन के ऊपर ये स्टेटस में ये दिखा रहा होता है कि आपके पास कितनी ऐड रिक्वेस्ट इसने डेली बेसिस पे भेजी। और एड्स डॉट TXT का मतलब होता है अथोराइज डिजिटल सेलर के नाम से इसने नाम दिया होता है। सिंपल मैं इसको अभी लीव कर देता हूँ, बट आपने हर यूज़र ने साइट के अंदर एड्स डॉट TXT की फाइल लाजमी से ऐड करनी है, नहीं तो समझ लें कि आपके एड्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को यहीं पे लीव करते हैं, की वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। टारगेटिंग प्रीसेट्स, ये आगे जाके आपके काम आएगा। और ट्रैफिक एक्सप्लोरर पे, और ट्रैफिक को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से यूनिक थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर पता चल जाता है कि यूनिक आइडेंटिफायर्स, एक एक चीज़ इसके अंदर पता चल जाता है। एडसेंस में तो VPN और प्रॉक्सीज क्लिक करके आप अर्निंग कर रहे, तो यहाँ पे भी स्पैम स्कोर का पता चल रहा होता है। और वो बेसिकली किस तरह पता चलता है, वो इनवैलिड एक्टिविटी जब आप कर रहे होते हैं यहाँ पे वाज़े पता चल जाता है, और ये फ़ौरन बता देता है, और आपको रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी मैसेज आ देता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, और वो आपका अकाउंट ये क्लोज़ कर देते हैं, बेशक आपने ख्वाह $1 लाख का ही ये क्यों ना परचेज़ किया हो। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि लिंक्ड अकाउंट में अब जब मैं एडसेंस बनाऊंगा ना, तो मैं मिसाल के तौर पे इसके साथ मैंने मेरी कोई भी वेबसाइट है और वो उसके ऊपर एडसेंस भी अप्रूव है, तो मैंने यही ऐड का रेवेन्यू एडसेंस में भी सेंड करना है। तो मैं सिंपल न्यू एडसेंस को यहाँ पे लिंक करूँगा, वेब प्रॉपर्टी कोड डालूंगा, डिस्प्ले नेम डालूंगा, और वो जो ईमेल होगी हमारी वो, और ज़िप कोड। और आपने एडसेंस में अक्सर नंबर दिया होता है, उसके लास्ट 5 डिजिट देने होते हैं, ठीक है। एडसेंस बनाते वक्त आप अपना जो फ़ोन नंबर होता है, अगर आप लोगों को नहीं याद रहता तो आप अपनी मैनेज सेटिंग में जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, बल्कि वो प्राइवेट है तो नंबर आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे, ये मैनेज सेटिंग में जाएंगे, और ये मैनेज सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, आई थिंक रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो जो मतलब कि आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आ रही होगी ना, मैनेज सेटिंग में पेमेंट्स का ऑप्शन भी आपको आ रहा होगा। अगर यहाँ मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पे नंबर वगैरह दिया होता है। जैसे ही आप मैनेज पेमेंट्स यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो आपका नंबर होगा वो दे दिया जाएगा, नज़र आ रहा होगा। मैं फिर भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैसेज करके तंग ना करते रहिएगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ से वो नंबर हटा दिया गया, शुक्र है। यहाँ पे वो नंबर दिया होता है, उसके आखिरी 5 डिजिट जो होते हैं वो आपने यहाँ पे देने होते हैं। मैं इनमें एडमिन में फिर आ जाता हूँ और लिंक्ड अकाउंट में दिखा देता हूँ, ताकि आप जितने भी यूज़र हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। और उसके बाद ऐड एक्सचेंज, मल्टीपल ऐड एक्सचेंज को भी लिंक कर सकते हैं। इनकमिंग ऐड एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अनेबल, इन दोनों को आपने अनेबल करना होता है। इसको भी अनेबल करना है और इसको भी अनेबल करना है, ठीक है, क्योंकि फिर हमने एड्स को शो करना है तो इनका अनेबल होना लाजमी है। तो ये अकाउंट है मेरा अपना ज़ाती है, और ये जो है मुझे ये भी अपने ही हैं। तो इन दोनों को जब अनेबल करेंगे देन ही हमारी वेबसाइट के अंदर एड्स शो होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो सिंपल वाला होता है उसमें ना एडसेंस का ऑप्शन होता है, ऐड एक्सचेंज का भी नहीं होता, और इनकमिंग ऐड एक्सचेंज का भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड एक्सचेंज की अगर बात करूँ तो जो ये 2 ऑप्शन हैं
ये सिम एडसेंस का भी मेरे ख्याल नहीं होता, ठीक है। एड एक्सचेंज ये और ये 3 ऑप्शन होते हैं मैनेज्ड इन्वेंट्री, जो कि ईज़ोइक और वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं जो अपने डैशबोर्ड में आपको स्टैट्स, रेवेन्यू और अपनी डैशबोर्ड से ही पेमेंट करती हैं। तो इधर जस्ट उस कंपनी का नेम शो हो होता है और वो आपको पेमेंट अपनी तरफ से करती हैं, ठीक है। ये टोटली बात घूम फिर के यहीं पे आती है कि ये अकाउंट वो है जो कि मेन है। इससे ऊपर एक होता है जिसको पेरेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पेमेंट आपको डायरेक्ट गूगल कर रहा होता है और यहाँ पे फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज हमारे आमने सामने होती हैं और जो कि हमें पेमेंट कर रही होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे आ रहा होता है जो नए अकाउंट्स बनते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा होता है कि मेटा के बारे में, ठीक है। फेसबुक का नाम मेटा रख दिया गया है, आपको भी इस चीज़ का पता है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या काम करूँगा, अब बाकी बातों को छोड़ते हुए एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, ये होता है प्राइसिंग रूल। एक्चुअली में दिस इज़ कॉल्ड प्राइसिंग रूल, जहाँ से हम अगर 1000 इंप्रेशंस पे चाहें तो $10,000 भी ले सकते हैं गूगल से, अगर गूगल के पास उस तरह का एडवर्टाइज़र है। बट इसमें क्या होता है, एड्स लिमिटेड हो जाते हैं। एड्स क्या होते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं और हर यूज़र को वो एड्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे होते, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपल कुछ भी ऐड इसका नेम दे दूंगा और मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। टारगेट सीपीएम के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास अगर ट्रैफिक प्रीमियम है तो मैं $100 का सीपीएम कर दूंगा। ऐड लिमिटेड हो जाएंगे, ऐड लिमिटेड से मुराद ये है कि कम ऐड नज़र आएंगे हर यूज़र को मेरे। और बेनिफिट इसमें यह होगा कि सिर्फ वैल्यूएबल यूज़र जो कि जेन्युइन यूज़र होगा, जिसकी आईपीज़ जेन्युइन होंगी और जेन्युइन मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप से यूज़र जा रहा होगा, जस्ट उसी को दिखाई देंगे और वन टाइम में 1 यूज़र्स को ही या 2 यूज़र्स को ही दिखाई देंगे। और मतलब कि जो यूज़र एक दफ़ा विज़िट करने आएगा उसको, उसके बाद वो एड्स बार बार नहीं दिखाई देंगे। और देन गूगल आपको फिर उस बेस पे $100 का $200 का सीपीएम देगा, और जो कि वैल्यूएबल यूज़र्स होते हैं और जो प्रीमियम कंट्रीज से होते हैं। और प्रीमियम कंट्रीज़ वालों को मतलब कि एक दफ़ा नहीं बार बार ही एड्स नज़र आते हैं, बट वो अगर प्रीमियम कंट्रीज से होंगे देन। और उसमें क्या बेनिफिट होता है, फिर $1000 का सीपीएम लेना चाहें तो गूगल आपको वो भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब मेन क्या चीज़ आ जाती है कि हमने अपने एड्स को किस तरह से सेटअप करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि कोई यूज़र अगर ये सोच रहा है कि हमें ये अकाउंट्स मुफ्त में मिल जाते हैं, ये कंपनीज दे देती हैं, तो इनके 2 बड़े लॉस हैं। अगर आप डायरेक्ट डील करते हैं तो कंपनी आपसे पैसे ले लेती है और वो अच्छे खासे चार्ज करती है, वो कम बेश 15 से 20 हज़ार डॉलर चार्ज करती हैं, वो कोई छोटी मोटी अमाउंट चार्ज नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद ना डॉक्यूमेंट्स देती हैं ना कुछ देती हैं, और जब आपकी अमाउंट आनी होती है वो आपको रिजेक्ट कर देती हैं, और रिजेक्ट होने की सूरत में गूगल पेमेंट को रोक लेता है। और जब आप किसी एक सर्टिफाइड पब्लिशर से लेते हैं, उसमें आपको बेनिफिट सबसे पहले ये होता है कि ना पेमेंट रुकती है, ना कोई इस तरह का सीन होता है। और अगर अकाउंट रिजेक्ट होता है तो वो उसको खुद ही सॉल्व करवा के देता है, और बाकी आपके अकाउंट को मैनेज करना आपको वो तमाम तरीक़ेकार सिखाता है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि और एक और ये होता है कि वो सीपीएम को भी फिक्स करवा देता है और सीपीसी को भी फिक्स करवा देता है, रिपोर्ट्स का बताता है कि किस तरह से निकालनी है, और वो तमाम चीज़ें वो आगे मैं इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम जो जितने भी यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशंस वाले, वो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे, iOS है तो iOS पे क्लिक करेगा और उसके बाद येस करेगा और एंड्रॉयड एंड्रॉयड करेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर सर्च करके वो सिंपल कर सकता है। अब यहाँ पे तमाम यूज़र से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से गौर से देख लें, क्योंकि इस के बाद जो चैप्टर आएगा वो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने एड्स को रन करना है। अच्छा जी, अभी हमने अपनी साइट के ऊपर एड्स को लगाना है, ऑर्डर को क्रिएट करना है और ऑर्डर को डिलीवर करवाना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि अभी ये मेरे पास न्यू अकाउंट आ चुका है, ताकि आप एक यूज़र बिल्कुल बेसिक से समझ सकें। अब जब आपके पास ADX का अकाउंट आ जाता है तो उसका कुछ डैशबोर्ड यूँ नज़र आ रहा होता है। अब आपने सिंपल क्या काम करना होता है, जो हमारी मेन जिनके ऊपर काम होता है वो सबसे पहले नंबर पर डिलीवरी वाला मेन पे काम होता है, और उसके बाद इन्वेंट्री का, ठीक है। इन दो के सिवा हमारा टोटली किसी और चीज़ पे कोई काम ही नहीं है। इन ये 2 फंक्शन सिर्फ हम यूज़ करते हैं, इनके सिवा जितना भी काम होता है, और एक और रिपोर्टिंग का। आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग के साथ प्रोटेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बाकी का कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जितने भी पब्लिशर्स हैं उनका काम यही होता है कि वेबसाइट में ऐड लगा दूँ और वेबसाइट्स के अंदर ऐड लगाने के बाद हम उसका रेवेन्यू जनरेट करें। तो सिंपली इसके अंदर ऐड लगाने के डिफरेंट वे हैं। तो सबसे पहले तो क्या काम करना है,
हमने डिलीवरी पे जाना है और ऑर्डर को क्रिएट कर देना है। ठीक है, ऑर्डर एक बनाना है ताकि हम उस ऑर्डर के मुताबिक अपनी एड्स को रन कर सकें। एडसेंस में क्या होता था, सिंपल एड्स कोड दिए जाते थे और हम ऐड कोड वहाँ से उठा के पिक करके अपनी वेबसाइट में लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ ही टोटली डिफरेंट है। न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देना है आपने, और न्यू ऑर्डर के ऊपर आपने नाम दे देना है गूगल दे देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने दे देना गूगल, और ये ऑटोमेटिकली ही एडवर्टाइज़र को पिक कर लेता है। और मैं यहाँ पे, ठीक है, एडवर्टाइज़र ऐड ए न्यू कंपनी कर देना है और इसका नाम दे देता हूँ गूगल। ये सिंपल, तमाम यूज़र इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि किसी यूज़र को कोई भी मिस्टेक ना आए जब वो अपनी एड्स को क्रिएट करें। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ऐड लाइन आइटम, इसको सेव नहीं करना, आपने ऐड लाइन आइटम पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपने ऐड लाइन आइटम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपके पास दो तरह के ऐड आ रहे होंगे, एक डिस्प्ले और वीडियो, डिस्प्ले और दूसरा वीडियो और ऑडियो। तो हमने डिस्प्ले ऐड जो है वो रन करना है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हमेशा डिस्प्ले एड्स ही रन किए जाते हैं। और वीडियो ऐड भी रन किए जाते हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा फंक्शनैलिटी है प्रॉपर, और वो इससे हट के है। और जब आप एडवांस लेवल तक जाएंगे तब आप उस चीज़ों को समझेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको उनके बारे में मज़ीद डिटेल वाइज गाइड भी करूँगा। तो सिंपल, जब आप इस जगह पे आ जाएंगे आपने लाइन आइटम में भी नाम दे देना है गूगल का, ये यहाँ पे गूगल का नेम दे देना। अब इसके ऊपर आपने ये लाइन आइटम टेम्पलेट का नाम दे रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको छेड़ना नहीं है, और बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड साइजेस, तो आपने ऐड साइजेस को भी कुछ नहीं करना। मैं सिंपल यहाँ पे देखता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये स्टैंडर्ड, ये जो लिखा हुआ ना लाइन आइटम टाइप, लाइन आइटम टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है और स्टैंडर्ड की बजाय ऐड एक्सचेंज कर देना है, क्योंकि हमने जो रेवेन्यू है वो एडीएक्स से अर्न करना है। तो सिंपल हमने ऐड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है आपने रिक्वेस्टेड ऑल साइजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब कि हर तरह के ऐड एक्सचेंज में जो एड्स आ जाते हैं हमने वो रन करने हैं, और उसके साइजेस नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर कोई एक ऐड साइज़ भी लेना चाहते हैं तो वो आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा मशवरा दूंगा और रिकमेंड करूँगा कि आपने रिक्वेस्टेड ऑल साइजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसकी रीज़न ये कि हमारे पास हम अपनी मर्ज़ी से फिर आगे जाके एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐड एक्सचेंज में यहाँ नीचे बोले का भी हुआ आ चुका है कि अलाउिंग टू कम्प्लीट फॉर बिड्स इन ऑक्शन अमंग, मतलब कि ये आप आसान अल्फाज में ये समझो कि अभी इसको छेड़ना नहीं है और हमने अभी आगे चलते जाना है, और ये बाद में जाके आपको बताऊंगा कि इनका क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। अभी जब हमारे पास एडीएक्स से लिंक्ड हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली बिडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, बायर्स के साथ डायरेक्ट एड्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फेसबुक भी सामने होगा, बड़े बड़े जो एडवर्टाइज़र होंगे वो सामने होंगे, और हम उनकी एड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी शो करवा सकते हैं, और वो तमाम डिटेल्स के साथ आपको गाइड करूँगा। अच्छा, आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल आ जाना है। ये नीचे एक चेक मार्क बना हुआ है, इसको आपने अनचेक ही रहने देना है और किसी की चीज़ को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे दो तरह के डिलीवरी के टाइम आ रहे होंगे। एक डिलीवरी टाइम जो है ये आपने इमीडिएटली भी सिलेक्ट कर देना है ताकि जो हमारा ऑर्डर है वो इंस्टेंट डिलीवर हो, और जो ख़त्म है वो अनलिमिटेड टाइम, किसी भी वक्त वो ख़त्म ना हो और हमारा ऑर्डर चलता रहे और हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स दिखाता रहे। और आपने इसको और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। उसकी रीज़न ये है कि और किसी चीज़ का भी हमारी वेबसाइट के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल आपने इसको सेव पे कर देना है। अब जैसे ही आपने सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कह रहा होगा कि मैनेज क्रिएटिव्स। अब बिलीव दैट जो क्रिएटिव्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमें मार्केट से बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि क्रिएटिव डिज़ाइंस के अंदर एड्स जो होते हैं इनके, क्योंकि एक एक ऐड मैनुअल बनता है तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रिसेंटली मैं देख रहा था तकरीबन 9 क्रिएटिव्स जो हैं वो तकरीबन 1200 GBP के हैं, और वेबसाइट्स उनको सेल कर रही हैं। तो शायद हर यूज़र इस बात को मजाक समझता हो, तो ये प्रॉपर एक पूरी की पूरी कंपनी है। इसमें आप अनलिमिटेड पब्लिशर को लेकर रन कर सकते हैं और एडमॉब की एप्लीकेशन को लेकर रन कर सकते हैं, और अपना एक ज़्यादा डैशबोर्ड बना के उनको हर शाम वहाँ पे उनका CPM, रेवेन्यू और वो तमाम चीज़ें दिखा सकते हैं। खैर, ये कि आपने मैनेज क्रिएटिव्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली जनरेट, तो आपने सिंपल ऑटोमेटिकली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जितने भी यूज़र हैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया करें ताकि आपको आने वाले वक्तों में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो मैं एक दफ़ा, अब ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और ये एक्टिव है। तो मैं सिंपल क्रिएटिव्स पे आ जाता हूँ, और क्रिएटिव्स में आने के बाद आप यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, लाइन आइटम्स में आ जाता हूँ। लाइन आइटम में आ गया हूँ,
तो यहाँ पे अभी मेरा ऑर्डर ड्राफ्ट में खड़ा है। तो मैं जिस तरह इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमने ऑर्डर को अप्रूव करना है। अप्रूव जिस तरह ही करूँगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो चलने लग जाएगा। लाइन आइटम भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे और क्रिएटिव्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे। तो अब सिंपल से मैं एक दफ़ा ऑर्डर वाले सेक्शन में दोबारा आ जाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ऑर्डर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। एडवर्टाइज़र इसमें गूगल है और एंड टाइम अनलिमिटेड है और आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें। अब खैर मैं यहाँ पे नीचे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये ड्राफ्ट में खड़ा था लाइन आइटम से, तो अभी ये भी चलने लग गया होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी रेडी लिखा हुआ आ रहा है। और क्रिएटिव्स में अगर आएँ तो डिस्प्ले के क्रिएटिव्स में हमारा जो है वो एक चल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑर्डर डिलीवर होने लग जाएगा तो समझ लेना कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब एड्स आना कब शुरू होते हैं, वो उस वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स आना शुरू होते हैं जब आप ऑर्डर क्रिएट कर देते हो। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद एड्स जो TXT की एक फ़ाइल होती है वो मैं भी आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये कि अब हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, सेम सेटिंग्स आपने फॉलो कर ली, आपने एडमिन के ऊपर क्लिक करना है, एड्स और TXT की फ़ाइल को आपने कॉपी कर लेना है। मैं सिंपल यहाँ से क्रिएट एंड इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमारी जो एड्स और TXT की फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाए। सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद Ctrl+A Ctrl+C में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। अगर ब्लॉगर की है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मोनेटाइजेशन के नीचे ही एड्स और TXT का फाइल बनाओ, फाइल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इफ़ अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर की है। अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल सेटिंग पे आ जाऊँगा और यहाँ पे एड्स और TXT का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, ये जो ऑलरेडी पड़ी हुई है एक दफ़ा मैं इसको ऑफ़ कर दूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसे बैक कर देता हूँ और जो हमारी फ़ाइल थी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने कैशेज़ को क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या हो चुके हैं, 2 स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स और TXT की फाइल भी लग चुकी है और हमारा ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप एक रह गया है, वो तीसरा स्टेप ये कि हमने एड्स को क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जो हमारी करेंसी होती है ना, हर यूज़र यही पूछता है कि यार जो हमारा करेंसी का सिस्टम है वो अगर हमने डॉलर में, यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा होता है, PKR का आ रहा होता है। तो एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आपका हो जाता है ना, मतलब कि ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद आप करेंसी को चेंज कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे US डॉलर है तो अभी आप देख सकते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि जब ऑर्डर एक दफ़ा क्रिएट हो गया है तो तब कोई चांस ही नहीं है आपका ये करेंसी का साइन चेंज हो सके। तो इससे पहले जो भी यूज़र ऑर्डर जिसने क्रिएट नहीं किया होगा, जिसका अकाउंट न्यू होगा, तो वो उस करेंसी की रेट को डॉलर करेंसी के साइन को चेंज कर सकेगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट का यहाँ पे नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ADX का, सॉरी, कंपनी का जो भी नेम होता है वो भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात ये कि आपने सिंपल आ जाना है नीचे इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री में आपने आ जाना, ये हमारा तीसरा काम है और इसमें हमने एड्स यूनिट्स को क्रिएट करना है। अब एड्स यूनिट को क्रिएट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपने एडमिन सेक्शन में आना है। मैंने कल थोड़ा सा पीछे क्योंकि अभी मैं ये जो पार्ट है ये अगले दिन बना रहा हूँ, तो इससे पीछे जो पिछले पैराग्राफ या पिछले चैप्टर में अगर आप देखेंगे जहाँ पर मैं समझा रहा था, मैंने आपको एक बात की थी कि आपने लिंक्ड अकाउंट्स में आने के बाद ना इनको अनेबल करना है, ठीक है, इनकमिंग एड एक्सचेंज। तो ये दोनों अनेबल्ड किए हुए हैं, यहाँ पे डिसेबल कर दो, डिसेबल होंगे तो आपने अनेबल कर देना। जैसे ही अनेबल करेंगे तो डिस्प्ले एंड मोबाइल ऐप के एड्स मतलब कि एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर जब आप ऐड अपने इस ADX से क्रिएट करेंगे तो देन आपकी वेबसाइट के ऊपर भी एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल मैं क्या काम करता हूँ, मैं एड यूनिट्स वाली सेटिंग में आ जाता हूँ और ये तमाम चीज़ें लाजमी से कीजिएगा। बिलीव दैट, फिर से अगेन से बता रहा हूँ, कोई मुझे जताने का या मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन एक फ़ख्र से ये ज़रूर कहूँगा कि पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, किसी ने हिंदी और उर्दू ज़ुबान में आपको कभी भी नहीं बताया होगा और ये पूरी यूट्यूब चैनल के ऊपर वाहिद आपको ये वीडियो मिली होगी जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपने एड्स को सेटअप करना है। और डिफरेंट बड़ी बड़ी एजेंसीज़ और कंपनीज़ रिसेंटली $18,000 उन्होंने जस्ट चार्ज किए थे एड्स को सेटअप करने का और वो तमाम चीज़ों का, क्योंकि यूज़र्स को पता ही नहीं होता कि आगे जाके
कि हमने क्या करना है और क्या नहीं, और इनके एड्स के बारे में, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ का काम मैनुअल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिस्प्ले और मोबाइल ऐप का। तो हमारी क्योंकि वेबसाइट है, वेबसाइट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो मैंने अप्रूवल का प्रोसेस ऑलरेडी बता दिया था वो किस तरह से करते हैं। साइट्स का क्योंकि अभी बता रहा हूँ, तो क्योंकि मैं साइट्स का काम करता हूँ ब्लॉगिंग का, तो मैं साइट्स का बताऊँगा। और जो यूज़र एप्लीकेशंस वाले होंगे उनको भी मैंने बता दिया था कि एप्लीकेशन को आपने सिंपल ऐड कर देना है, एंड जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो ऐड हो जाएगी ऑलरेडी। मैं आपको दिखा भी दूंगा। और वो ऐड यूनिट किस तरह से फिर क्रिएट करके लगाएंगे वो आपको एक पता है कि हम यहाँ पर जब जैसे ही आप ऐड यूनिट क्रिएट करेंगे, जो आपका डेवलपर होगा वो फिर आपकी एप्लीकेशंस के अंदर ऐड लगा देगा। और ये सिर्फ एप्लीकेशन वालों को है, जो वेबसाइट वाले हैं वो तो अपने एडमिन पैनल से एड्स को लगा सकते हैं प्लगइन्स की मदद से, और वैसे भी। अब यहाँ पे न्यू ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि और वो जो दो दो ऊपर बने होंगे ना उनको नहीं आपने छेड़ना। अब ऐड यूनिट्स के ऊपर क्लिक करना है और आपने ना इसको नेम दे देना है। तो मैं इसको इन आर्टिकल दे देता हूँ, क्योंकि दो तरह के ऐड यूज़ होते हैं, इन आर्टिकल वाले और हेडर वाले और फुटर वाले। तो वो क्योंकि इन आर्टिकल ऐड जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं इन आर्टिकल को ही पहले यूज़ करूँगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिखते हैं इन आर्टिकल ऐड, इन आर्टिकल एड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि यहाँ पे वो कह रहा है कि साइज़ क्या रखना चाहते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इन आर्टिकल के अंदर ऐड लगते हैं उनका साइज़ होता है 300 × 250, ठीक है, 300 × 250। ये मीडियम रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, एक स्क्वायर टाइप होता है, और आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें आ रही होंगी, ओवर वाइड रिवार्ड सेटिंग फ्रॉम थर्ड यूजिंग, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर एडसेंस आ रहा होगा तो उसको अनचेक कर देना है, क्योंकि अब हमने अर्निंग एडीएक्स से करनी है, ना कि एडसेंस से। वो ऑलरेडी अप्रूवल के दरमियान जो मैंने बताई थी चीज़ें, उनको अगर आप फॉलो करते उस चीज़ को आपने गौर किया है तो मैंने ऑलरेडी इसका बताया। तो अव्वल तो हमारे पास जब एडीएक्स अप्रूव होगा वो नीचे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, जब हम एडीएक्स को सब कुछ सेटअप कर लेंगे। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, जस्ट ये चीज़ें करने के बाद इस इन आर्टिकल के ऐड को आपने सिंपल सेव कर देना। और अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, गाइडेंस दे देता हूँ कि रिफ़्रेश रेट अगर रखना चाहें कि एवरी 60 सेकंड के बाद कोई भी यूज़र तो विज़िट करता है तो उसको 60 सेकंड तक ऐड ही नज़र आना है, तो वो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश रेट जिसको आप बोलते हैं, 60 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली पेज जो है वो फिर दोबारा ऐड्स आना शुरू हों। तो इस तरह क्या है, हम अपनी इनवैलिड एक्टिविटी को भी कम और कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाती है बात ये कि नो रिफ़्रेश पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि हमें इंप्रेशंस भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो इस वजह से। यहाँ पे वो नीचे कह रहा है कि वीडियो और ऑडियो के जो साइजेस हैं बड़े बड़े, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी रख सकते हैं, जिनको आप मास्टर ऐड बोलते हैं। तो इनकी हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो वही सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो मैं अब नीचे आ जाऊँगा और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ऐड यूनिट तो हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि हमें कोई ये डैशबोर्ड पर नहीं ले गया, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऐड यूनिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस पेज को रिफ़्रेश कर देना है। अब क्योंकि ऐड यूनिट हमारा क्रिएट हो चुका था, तो सिंपल जो है यहाँ पे इन आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे तो ये चीज़ है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब यहाँ पे आप सॉरी, ये ऐड यूनिट है, ये इन ऊपर वाले दोनों को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये एक्टिवेटेड हैं, इन्हीं की मदद से ये नीचे वाले चलते हैं। अगर ये दोनों एक्टिवेटेड नहीं हैं, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम ऐड एक्सचेंज का जब ऑर्डर क्रिएट करते हैं और ऐड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और एक और शायद हमने मिस्टेक कर दी थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैं अपने ऑर्डर्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने ऑर्डर पे चला जाता हूँ, ऐड तो क्रिएट कर दिया, एक शायद हमने मिस्टेक कर दिया। मैं 1 सेकेंड बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइन आइटम्स में सेल्फ सर्विस एडीएक्स लिखा हुआ है ऐप, तो हमने सेल्फ सर्विस एडीएक्स डिस्प्ले कर देना, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्प्ले एड्स दिखाने हैं, तो हम इस वजह से वो दोबारा से यहाँ पे आ जाइएगा। तो सेल्फ सर्विस एडीएक्स डिस्प्ले ऐड के ऊपर क्लिक कर देना और सेव कर देना।
अब जिस यूज़र को यहाँ पे ना समझ आया, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो क्योंकि बाई चांस मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको जो ऑलरेडी ऑर्डर क्रिएट होगा इस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ दफ़ा मुझे खुद महसूस होता है कि मैं भूल जाता हूँ, तो इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। जब तक आपका ज़हन इस तरफ नहीं होगा तब तक आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ सर्विस ADX डिस्प्ले आ रहा है, और पहले था सेल्फ सर्विस ADX ऐप। तो आप जिस यूज़र ने एडमोब की एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो वो ये इसको यूज़ कर सकता है, और जिसने वेबसाइट्स को यूज़ करना है तो वो ये, क्योंकि ऑर्डर अगर आप मल्टीपल भी क्रिएट कर देंगे ना, एक आपने इसका कर दिया और एक आपने समझो कि कर दिया एप्लीकेशंस के लिए, न्यू ऑर्डर पे जाते हैं और वो क्रिएट करने के बाद वो तमाम चीज़ें और लाइन आइटम्स और वो तमाम, और फिर डिस्प्ले वीडियो ऐड, सॉरी, डिस्प्ले ऐप ऐड, वो जो लिखा हुआ था मैं फिर से भूल गया हूँ, तो मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ठीक है, सेल्फ सर्विस ADX ऐप वाला आपने क्लिक कर देना है अगर आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो सिंपल मैं बैक आ जाता हूँ और मैं अपने ऐड यूनिट वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, और ऐड यूनिट वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद जो है मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। सिंपल जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आगे ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये ओपन होगा आप यहाँ पे हमेशा ही जो आपने वेबसाइट के अंदर ऐड लगाया होगा उसकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जितनी भी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। और उसके बाद यील्ड पार्टनर का जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यील्ड पार्टनर में अक्सर ये होता है कि जिस कंपनी से आपने ADX बाई किया है, परचेजिंग की है, या आपने रिक्वेस्ट डलवाई है अपने अकाउंट में, वो उसको और ईज़ोई को और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को इकट्ठा आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है फ़िलहाल। तो कंट्रीज़, अब ऐड के ऊपर कितना रेवेन्यू बना, उस ऐड से हमने कितनी अर्निंग की, तो एक एक ऐड का हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे ही मतलब कि फिर यहाँ पे मैं लास्ट में जाके आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो ADX चल रहा है उसके नीचे किस तरह से हम एड्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल बात हो रही थी ऐड को क्रिएट करने की। तो आपने ऊपर जिस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लाइन आइटम देख रहे हैं, इस पर भी नहीं क्लिक करना, यील्ड ग्रुप्स इस पर भी नहीं, टैग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग तो ऑलरेडी हमने की हुई थी कि 300 मल्टीप्लाई 250 जो मीडियम रेक्टेंगल था। तो चाहें तो अगर साइज़ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ये देख सकते हैं। तो हमने इसको नहीं छेड़ना, वापस आ जाते हैं टैग्स में। तो ये हमें GPT टैग देता है जिसको आप गूगल पब्लिशर टैग बोलते हो। तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ 2 से 3 चीज़ें हैं। तो हमने क्या काम करना होता है, कोलैप्स एम्प्टी डिव्स, इसके ऊपर चेक मार्क लगाना होता है। अव्वल तो आप लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अक्सर ये होता है कि सेम कोड बार बार हम ऐड कर देते हैं तो वो आपस में कोलैप्स कर जाए, ठीक है। कोलैप्स एम्प्टी डिव्स, तो मैं इसको तो ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी इसकी नीड नहीं है। आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो। और क्रिएट पास बैक टैग, इसको भी नहीं छेड़ना, ये हमारे काम का नहीं है। तो इसके नीचे एक चेक मार्क लगा हुआ है, अनेबल सिंगल रिक्वेस्ट। अब इसका आगे जाके बताऊंगा कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा और क्या नुकसान है, और ऐसा करने से हमें क्या चीज़ इशू आ सकता है। तो मैं सिंपल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमें कोड दे देगा। ये कोड, ये जो इसने हमें कोड दिया है, ये हमने इन आर्टिकल में लगाना है। ये कह रहा है कि ये आर्टिकल के हेडर में लगाना है और ये बॉडी में लगाना है। तो बेसिकली हमने एक प्लगइन की होती है जिसका नाम है ऐड इंसर्टर। मैं फिर से दोबारा से ऐड कर देता हूँ। एड्स इंसर्टर, ये एक्टिव है ऑलरेडी। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाता हूँ। तो सिंपल हमारे पास ये खाने ओपन है। तो मैं सबसे पहले तो ऐड लगाऊंगा इन आर्टिकल्स में। तो ये पोस्ट के ऊपर चेक मार्क आपने लगा देना है और बिफोर पोस्ट कर देना है, ठीक है। और इधर मैं ये जो कोड है, पहला कोड मैं इसे उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और मैं इसका पहला कोड यहाँ पे लगा दूंगा। सेकंड कोड मैं ये करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, बिफोर पोस्ट, और मैं PHP के ऊपर चेक मार्क लगा दूंगा कि हमारी वेबसाइट के
अंदर कोड के अंदर ही ये सारा कोड पेस्ट हो जाए। तो PHP के ऊपर इस वजह से लगाते हैं, बाज़ वो कोड ये पुश नहीं कर पाता। तो PHP के चेक मार्क के ऊपर लगाने से ये होता है कि कोड हमारे जो एड्स का कोड है वो हमारे एक्चुअली वेबसाइट के कोड के अंदर पुश हो जाता है फास्ट। तो मैं सिंपल इसके ऊपर चेक मार्क लगा देता हूँ। और बिफ़ोर पोस्ट नहीं मैं करता, मैं कर देता हूँ बिफ़ोर। हाँ ठीक है, ये एक बिफ़ोर ओए होए, आई थिंक मैंने मिस्टेकन ही सॉरी वो बाय चांस मिस्टेकन नहीं हाथ लग गया क्योंकि टच स्क्रीन है तो इस वजह से। अब मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल यहाँ पे वही कोड दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब कोड पेस्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने सबसे पहले तो जो हेडर वाला कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो फुटर वाला है उसको भी कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसी के आगे पेस्ट करना है। अक्सर यूज़र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर ध्यान से देखिएगा, जो हेडर वाला कोड है वो पहले कॉपी किया और जो बॉडी वाला है वो बाद में। हेडर वाला कोड पेस्ट करने के बाद हमने बॉडी वाला कोड जो है इसी के आगे पेस्ट कर दिया। अब ऑटोमेटिकली इसका हेडर और बॉडी ऑटोमेटिकली ही बन गई। और यकीन करें कि AMP के अंदर जो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस में भी इसी तरह के कोड्स होते हैं, तो यूज़र कंफ्यूज हो जाता था और मैं ख़ुद बहुत कंफ्यूज हो जाता था। तो अब भी ये तरीक़ाकार होता है एक्चुअली में हेडर और बॉडी को आपस में मिलाने का। तो ये एक प्रॉपर ऐड का प्रीव्यू बन गया, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ पोस्ट, बिफोर पोस्ट और होम पेज भी मैंने इसे कर दिए। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया है, इसको मैं सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक मिसिंग पैरामीटर्स, ये क्या कह रहा है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं वंस अगेन इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ और पेस्ट करने के बाद मेरा सेव करके देखो, हाँ हो गया वो कोई आई थिंक मिस्टेक थी। और बिफोर पोस्ट और इन होम पेज के ऊपर हमने इस कोड को सेव कर देना जस्ट। हाँ ठीक है, वो कोई बग था आई थिंक, इस वजह से वो इशू कर रहा था। अब सिंपल क्या काम करना है, अब हमने वापस आ जाना है। मैं बैक के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, बैक प्रेस कर देता हूँ। तो आपने इसी में टॉप बार पे चले जाना है, जिसका मैंने आपको बताया था कि एक मेन इशू क्या हो सकता है कि हमने जब भी कोई रिक्वेस्ट को पुश करना होता है तो डिफरेंट हमें न्यू ऐड कोड चाहिए होता है। तो हमने एक ऐड ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, अब उसी के अंदर कोड को दोबारा चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। एक ऐड मतलब कि जो हमारा ऐड क्रिएटेड है, हम उसी की परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकें कि क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और हमारे एड्स जो हैं वो बार बार ब्लॉक ना हो और हमें ऐड न्यू क्रिएट ना करना पड़े। और ये जस्ट सिंगल वेबसाइट के लिए है, हर वेबसाइट के लिए आपने अलग ऐड यूनिट क्रिएट करने हैं। और ऐड यूनिट क्रिएट करने के बाद आपने जो है उस वेबसाइट जिसके ऊपर लगा रहे होंगे इन आर्टिकल ऐड, तो वो इन आर्टिकल जो आपने ऐड बनाया होगा उसी के अंदर से आपने डिफरेंट कोड कैसे निकालना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल इसको ऑफ कर देना है। अनेबल सिंगल रिक्वेस्ट में ये होता है, अभी यहाँ पे देखिएगा, अब इसका जो कोड है आप देख रहे हैं कि लास्ट में 268 है, ठीक है, और यहाँ पे 1920 है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या काम करता हूँ, बैक आता हूँ, बैक आने के बाद दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने पहले देखा था 268 था, सॉरी यहाँ पे 192 था और यहाँ पे 578 हो गया। अब 578 है, मैं बैक करता हूँ और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो 578 की बजाय अब 6480 आ गया। अब मुराद ये है कि इसी एक ऐड के अंदर हम डिफरेंट ऐड निकाल रहे हैं। अब इस तरह करने से हमारे ऐड्स कभी भी कम नहीं होते और वो स्पीड से जो हैं वो लग जाते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहती है। अगर हम एक ही ऐड कोड को तो बार बार यूज़ करेंगे तो हमें एक कॉमर्स पॉलिसी का इशू आ जाएगा, कॉमर्स नहीं सॉरी कॉमर्स पॉलिसी का इशू आ जाएगा, जिससे हमारे ADX की अर्निंग को इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना। अनेबल सिंगल रिक्वेस्ट को ऑफ करना है और एक दफ़ा कोड कॉपी करने के बाद मान के चलो कि मैं अभी दूसरे में आ जाता हूँ और मैं अब लगा देता हूँ, ये पहला हेडर का कोड पेस्ट किया, ये मैंने बॉडी का कोड कॉपी कर लिया और ये मैंने बॉडी का कोड पेस्ट किया। अब मैं पोस्ट पे चेक मार्क कर देता हूँ। आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह कोड को लगा सकते हैं। बिफोर पोस्ट कर देता हूँ, सॉरी बिफोर पैराग्राफ कर देता हूँ और बिफोर पैराग्राफ 1 कर दिया, ठीक है। और मैं अब इसको कर देता हूँ सेव। PHP के ऊपर भी चेक मार्क लगाना था तो मैं वो भी कर देता हूँ। ओके हो गया, डन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे आ जाते हैं। तो मैं बैक करता हूँ
और कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली एक न्यू कोड जनरेट हो गया। मैं कॉपी टैग करूँगा और ये कॉपी करने के बाद बॉडी वाला भी कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, आफ्टर पैराग्राफ 2 कर दूँगा और उसके बाद इसकी सेव सेटिंग कर दूँगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप PHP पे कंपलसरी क्लिक करें। उसकी वजह ये है, बाज़ वक़्त को यूज़र्स का कोड पुश नहीं होता और एड्स नज़र नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से। अब मैं दोबारा बैक आता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू ऐड कोड हमें मिल जाएगा। तो मैं 4th पे आ जाता हूँ। एक पैराग्राफ में 3 ऐड लगाने हैं, 3 से ज़्यादा ऐड नहीं लगाने। ये 4 लगा सकते हैं और वो एक कमेंट्स के पास ही होता है। इससे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू जो है, ओह सॉरी, आई थिंक मिस्टेकनली मैंने जो है वो क्लिक कर दिया। ये इधर और ये इधर कॉपी कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, आफ्टर पैराग्राफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूँगा 4 कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर दूँगा और यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ, कंटिन्यू पे आ जाऊँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इधर 5th में आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे ये लगा दिया और ये कॉपी और ये यहाँ पे ये, और उसके बाद आफ्टर पैराग्राफ के बजाय मैं बिटवीन कमेंट्स या बिफोर कमेंट्स कर दूंगा, ठीक है, बिफोर कमेंट्स। और उसके बाद इसकी मैं सेटिंग को सेव कर दूंगा। अब ये जो थे, ये एक्चुअली में हमें CPM बहुत अच्छा ऐड दे रहे थे। इसी तरह एड्स की सेटिंग जो है, तो हम इसी वजह से इन एड्स को चूज़ करते हैं। अच्छा, अब आ जाती है बात ये कि ये तो हमारे इन आर्टिकल के एड्स हो गए और ये भी क्रिएट हो जाएंगे और नज़र भी आने लग जाएंगे। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से नज़र आएंगे, किस तरह से नहीं, और फिर हम उनकी ट्रैफिक को भी ट्रैक कर पाएंगे। अब मुझे चाहिए साइड बार का ऐड। अब एक्चुअली में साइड बार का जो ऐड होता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसको साइड बार का नेम दे देता हूँ, साइड बार। मैं साइड बार ऐड नेम लिख देता हूँ और मैं सिंपल जो है इसका साइज़ रख देता हूँ। साइड बार का जो साइज़ होता है वो 300 × 600 होता है, जिसको आप हाफ पेज ऐड बोलते हैं। अब ये इनके जितने भी ऐड्स होते हैं ये कस्टम बनाने पड़ते हैं। तो जो जिस तरह भी हम बना रहे हैं, तो ये साइड बार का है। ये साइड बार में इस तरह से नज़र आ रहा होता है। मैं वैसे BBC वालों की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसको ओपन करके, तो यहाँ पे साइड बार में ऐड आ रहा होगा ये चीज़। ये जो स्पेस आपने देख रहा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट का ये स्पेस बता रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने आई थिंक CPM ख़ुद से फिक्स कर देते हैं, तो इस वजह से जो वैल्यूएबल कस्टमर होता है सिर्फ उसी को ऐड नज़र आते हैं। तो ये जो साइड बार में ऐड की जगह आ रही है, तो यहाँ पे समझ लें जो है वो इसी तरह करके साइड बार में एडवर्टाइजमेंट वाली जगह पे ऐड नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप में हम जो ऐड लगाएंगे वो हमारा दूसरी तरह का होगा, वो अभी हम साइड बार के बाद वो लगाते हैं। तो अभी मैं साइड बार का, क्योंकि मैंने ऐड जनरेट किया है, तो साइड बार टोटली वेबसाइट में एक ही साइड बार होता है और अक्सर 2 साइड बार होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। तो मेरे केस में क्या है कि मेरी वेबसाइट का एक ही साइड बार ऐड है। मैंने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, बस साइज़ दे के और ऐड यूनिट को क्रिएट कर दिया। ऐड यूनिट में वापस आ जाता हूँ और सिंपल से मैं इस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। और जिस तरह ही मैं दोबारा से इस साइड बार वाले में आ जाऊँगा, तो मैं साइड बार पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैं कंट्री पे टैग्स पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा। तो मैं कैसे ट्रैफिक को ट्रैक करूँगा वो मैं आगे जाके अपने मेन ADX पे आपको दिखाऊँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आप चाहें तो सिंगल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो डबल कर सकते हैं। हमारे पास साइड बार ही एक है, तो इस वजह से मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोलैप्स एम्प्टी डिव्स अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू कर देंगे, ये कॉपी करेंगे टैग, और ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये लगेगा अपीयरेंस में जाके और विजेट्स में जाके। एक्चुअली में ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये देखिए ये साइड बार आ गया। अब इस साइड बार में मैं क्या काम करूँगा, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा HTML, कस्टम HTML। अब मैं इसको सबसे टॉप पे ले जाता हूँ एक दफ़ा, ताकि ये जो हमारा ऐड है हमारा ये टॉप पे नज़र आए, ठीक है।
तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे जो हमने ऐड कोड किया था हेडर का, वो हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद बॉडी का कॉपी करते हैं और यहाँ पे बॉडी का ऐड कोड लगा देते हैं। और सिंपली हमने क्या काम करना है, इसको अपडेट कर देना, जस्ट अपडेट कर देना और ये विजिट सेव हो गया। अच्छा, अब आ जाती है बात, एक ऐड और क्रिएट करना है जिसको आप बोलते हैं हेडर ऐड। अब बेसिकली जो हेडर का ऐड होता है, मैं एक दफ़ा साइट को ओपन करके भी चेक कर लेता हूँ। और जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएंगी तो आपका जो ऑर्डर है विद इन 60 मिनट या 3 आवर्स के अंदर जो है वो आपका साइट का ओपन हो जाता है, ऑर्डर रन होना शुरू हो जाता है। ये देखें, बल्कि इसका इंस्टेंट ही रन होना शुरू हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हेडर के अंदर ऐड आ गया, सॉरी बिफोर पोस्ट आ गया। हमने इसके नीचे जो है उसे कहते हैं ऐड लगाना था, तो वो हमने नहीं लगाया। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साइट को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आई थिंक इस आर्टिकल के ऊपर ऐड नज़र आना नहीं शुरू हुए, तो ये आ जाते हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ऐड आना शुरू हो जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। आप ये देख सकते हैं और ये ADX के एड्स हैं। और यहाँ पे साइड बार में ये साइड बार में ऐड आ गया, हाफ पेज ऐड जिसको बोलते हैं। मैं दूसरा आर्टिकल एक दफ़ा ओपन करता हूँ, आर्टिकल्स में आई थिंक अभी आना शुरू हुए हैं, स्पेसेस बन गए हैं। और कमेंट से पहले भी आई थिंक, हाँ ये देख सकते हैं कि कमेंट से पहले भी ऐड जो है वो भी थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे। वैसे होम पेज पे ऐड्स आना शुरू हो गए, वो आप देख सकते हैं। चलें, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो आर्टिकल्स के अंदर ऐड्स आएंगे वो इस टाइप के ऐड आएंगे, ना कि, और मैं आपको बंद करके भी दिखा देता हूँ, कोई यूज़र ये ना समझे कि ये कोई एडसेंस के ऐड्स हैं। रीज़न इज़ दैट कि देखें आज के दौर में ऐसा है कि यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आ जाते हैं और सेटिंग पे आ जाते हैं। ये जो हमारा कोड था ये होम पेज वाला, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, जस्ट चेक कभी। और यहाँ पे भी देखिएगा ऐड आ रहा है, ये देखें अभी ऐड आना ही बंद होगा, जस्ट साइड बार वाला ऐड आ रहा है। यस, एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आज के दौर में यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये वजह। तो अभी आपने क्या काम करना है, सिंपल एक और जो हेडर का ऐड है वो क्रिएट करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके सिवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते। और अगर कोई यूज़र आपको ये कहता है ना कि फर्दर ये यूँ होगा ये वो होगा, तो वो झूठ बोलता है, ठीक है। और मैं बिलीव दैट कि ये जितना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं इतना अपने काम को देता तो मैंने पता नहीं कितनी अर्निंग अभी करके बैठा होना था। लेकिन मैं अपना एक मखसूस टाइम, मुझे पता है कि मुझे आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखोगे और इन चीज़ों को सीख के आगे आने वाले वक्तों में अपनी एसेट को इंक्रीज़ करोगे, बेनिफिट उठाओगे, तो मुझे बस खुशी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ हेडर है, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं, और इसको भी बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसका जो साइज़ होता है हेडर वाले ऐड का, वो एक्चुअली में 300 × 100 होता है, जिसको आप रेक्टेंगल बोलते हैं। और इसको हमने क्या काम करना है, इसको हमने सेव कर लेना है, ऐड यूनिट में आ जाना है सिंपली, और सेम एज इट इज़ वही तरीक़ाकार है। और ब्लॉगर के अंदर भी इसी तरह हेडर और फुट जो बॉडी के कोड को वो आपस में मतलब कि जोड़ के आपने लगा देना है। जो आपके विजेट्स का सेशन होता है या इन आर्टिकल में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे तो अव्वल तो कोशिश यही होगी कि जो बड़े पब्लिशर्स होते हैं उनके पास ब्लॉगर की वेबसाइट्स नहीं होती, और जिनके पास होती हैं सिर्फ ये उनको बता रहा था। और ये जो है बाकी तो सारा ये वर्डप्रेस वाला है, और जिनके पास PHP की स्क्रिप्ट्स होती हैं तो बहुत ईजी काम है ये, ठीक है। तो मैं हेडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये जो हेडर का ऐड है, तो सिंपल वही तरीक़ाकार है। टैग्स वाले सेक्शन में आ जाऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, और हमें यहाँ पे भी अनेबल इसको अगर करना चाहें तो कर दें, क्योंकि हमारे पास हेडर तो एक ही है ना, तो कंटिन्यू इसको ज़रूरत ही कोई नहीं है चेंज करने की। तो मैं सिंपल इधर क्या कर देता हूँ, हेडर वाला ऐड लगा देता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डन है आई थिंक। तो मैं जस्ट होम पेज पे कर देता हूँ और पोस्ट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बिफोर पोस्ट कर देता हूँ,
और मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेट मी चेक। अभी हम चेक करते हैं और ये हमारा था आज के दिन का सारा एड्स की सेटिंग और एड्स की प्लेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एड्स यूनर्स में और सिंपली साइड पे आ जाता हूँ कि हमारे साइड के ऊपर हाँ देखें, ये जो छोटा सा ऐड लगा है इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है और ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस वजह से इसका ऐड का जो है छोटा ऐड लगता है। ठीक है, कोई यूज़र ये ना समझे कि यार पता नहीं भाई ने ऐसे ही बता दिया अपने पास से। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल के ऊपर इस तरह नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपने हमेशा से याद रखनी है ताकि आप लोग इन चीज़ों से बेनिफिट उठाएं और आने वाले वक्तों में भी आपको इस चीज़ से बेनिफिट हो और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। ठीक है, अब आ जाती है बात यह कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, जो बंद होगा और जो तमाम चीज़ें तो वो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अच्छा, एक्चुअल में अब होता क्या है कि ये एक ज़्यादा टॉपिक है। मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी रेवेन्यू को निकलवाना है, आपकी जितनी भी अमाउंट बनेगी। तो मैं मेन अकाउंट की तरफ आ जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी साइट के ऐड लग चुके हैं, उसका रेवेन्यू बन रहा है और उसको किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने एड्स का सेटअप कर लिया था अब और मैं अभी अपने मेन एक अकाउंट की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से देता चलता हूँ कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो आप व्यू इन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लाइक दैट मैं आपको टू डेट का दिखाता हूँ। तो जो टू डेट को रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 1,34,000 रुपये हुआ था। और मैं अगर इसको रिपोर्ट इसमें यानी इसको एनालाइज करना चाहूँ कि किस वेबसाइट ने कितनी अमाउंट जनरेट की, मैं सिंपल व्यू इन रिपोर्टिंग पे चला जाऊँगा। तो जैसे ही मैं व्यू इन रिपोर्टिंग पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बिल्ड करके मेरे पास मुझे प्रोवाइड कर देगा कि एवरेज CPM जो था मुझे वो इतना मिलता रहा $49,000 का और जो है रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो इतना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह डायरेक्ट दिखाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डीप एनालिसिस करना है कि एक हमारी जो है वेबसाइट मतलब कि एक ही मतलब ये आप जो समझ रहे हैं ना कि जो हमारी एक ही एडिक्स में 10 से 20 वेबसाइट्स लगी हुई हैं और हम डिफरेंट साइट का किस तरह से अलग से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस वेबसाइट ने कितनी अमाउंट जनरेट की। तो वो भी सिंपल है, आपने क्या काम करना है, आपने एक चीज़ को फॉलो अप कर लेना है कि मैं आ जाता हूँ ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आ जाना है और रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और न्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं एक दफ़ा इसको बैक करता हूँ और बैक करने के बाद आपने प्रीसेट्स में देखा होगा, प्रीसेट के अंदर देखें हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो जिस तरह यूट्यूब के अंदर दिखाया नहीं जाता यूट्यूब स्टूडियो के अंदर के ये चीज़ें आप करेंसी डॉलर में शो करवाना चाहते हैं तो उसको फिक्स कर देते हैं GBP में जिसमें देखना चाहते हैं। तो मैंने डॉलर में ऑलरेडी ही सेव किया हुआ है। तो किस मंथ का, तो ये हमेशा ही लास्ट मंथ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा और बाकी इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि आप क्योंकि मैंने पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी लिखी हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मतलब कि और किसी चीज़ को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को देख लें। अगर इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा, अगर बांग्लादेश से हैं, USA से हैं, UK से, कनाडा से, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, जिस भी कंट्री से हैं तो आप अपना यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे न्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू रिपोर्ट के बाद जिस तरह मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम, आपने रिपोर्ट का नेम दे देना है। तो मुझे अभी रिपोर्ट मैंने सेव नहीं करनी थी, मैं सिंपल कोई भी नेम दे देता हूँ फर्दर मैं टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ मैंने ये आपके नीचे आपकी कंट्री का टाइम जोन आ रहा होगा। तो आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो कंट्री होगी उसके मुताबिक ही आपको टाइम जोन दिखाया जा रहा है। डेट रेंज आपने चेक करनी है कि किस डेट को आपने आपकी वेबसाइट ने कितना CPM जनरेट किया और कितना उसने रेवेन्यू मिला और कितना CTR उसका था। तो वो तमाम चीज़ें किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। डे फिक्स्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं फरवरी का 2 डेट का निकालता हूँ। ठीक है, और किसी डेट का नहीं। तो मैंने इधर ये कर दिया, करेंसी US डॉलर में ही रखनी है। और ये आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, यहाँ पे ये चीज़ें अगर ना हुई तो आपने सिंपल यहाँ पे ये रिसेंटली यूज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ऑल अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का आ रहा होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे साइड कर देना है।
यहाँ पे ये देखें, इस साइट के ऊपर चेक मार्क जैसे ही लगाएंगे तो ये इधर साइट आ जाएगी, ठीक है। और डोमेन वाला भी अगर आप करना चाहें तो डोमेन भी आ जाएगा। और मैं सिंपली यहाँ पे अपने साइट को क्लिक कर देता हूँ और मुझे किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप सर्च करके भी साइट को ला सकते हैं और डोमेन को। साइट और डोमेन दोनों वैसे एक ही चीज़ें हैं, वो ये फ़र्क ये है कि अगर डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो वो HTTPS के बगैर ओपन होगा, और अगर साइट पर क्लिक करेंगे तो वो साइट HTTPS के साथ आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो इनमें आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एडसेंस का बाप है और आप इसको अबू भी कह सकते हैं, और एक एक चीज़ इसके अंदर डिटेल वाइज आप ख़ुद से चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं रिसेंटली यूज़ में मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं, एड एक्सचेंज, इंप्रेशन, एड एक्सचेंज, क्लिक CTR, एड एक्सचेंज, रेवेन्यू, एड एक्सचेंज, एवरेज, ECPM और क्लिक्स वगैरह। ये 5 से 6 चीज़ें मैंने इनके अंदर ना पहले से बना के रखी हुई थी। तो आपने किस तरह से बनानी है, ये आल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। सिंपल आपने एड एक्सचेंज, इंप्रेशंस, एड एक्सचेंज, क्लिक्स, CTR, रेवेन्यू, CPM और क्लिक्स का आपने निकालना है। तो मैं यहाँ पे ऐड सर्वर आ रहा है तो मुझे इसकी भी नहीं ज़रूरत, तो ऐड एक्सचेंज में आपने आ जाना है, इसको हमने क्लिक कर लेना है। तो आप चाहें तो वैसे तो ये सारे भी निकाल सकते हैं, डीप एक एक चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या काम करूँगा, ऐड एक्सचेंज, CTR, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। CPC देखना चाहें तो वो CPC भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐड एक्सचेंज, ECPM, ठीक है, और यहाँ पे ऐड एक्सचेंज, क्लिक्स, ठीक है, ऐड एक्सचेंज, एवरेज CPM और एवरेज रेवेन्यू, ये आप देख लें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिस तरह आपने रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव नहीं करना। अगर आपने कोई रिपोर्ट को सेव करना है तो वो दैन कर सकते हैं, नहीं तो आप रिपोर्ट को सेव ना कीजिएगा, बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। तो मैंने रन के बटन के ऊपर क्लिक किया क्योंकि टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने इस रिपोर्ट को बिल्ड किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेबसाइट, पहले नंबर पर वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा है, और उसके बाद CTR इसका कितना था और इसने कितनी उस दिन रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। और उसके बाद अगर यूँ स्क्रॉल करके देखेंगे तो जो आपकी साइट एडेड होगी, जिसने जितना जनरेट किया होगा अमाउंट, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है बात ये कि टोटल जितनी वेबसाइट होंगी उसको यहाँ पे ये बता रहा होगा टोटल उतनी ही रोज़ होंगी। तो यहाँ पे मुझे जो CPM मिल रहा था $183 का CPM मिल रहा था, और जो ऐड एक्सचेंज की CPC थी वो $1.20 हमें एक क्लिक के ऊपर इतनी मिल रही थी। एवरेज जो CPM था वो हमें $183 मिल रहा था, यानी 1000 इंप्रेशन आएंगे तो ये मस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको क्लिक्स आएँ या ना आए, तो ये लाजमी मिलता ही मिलता है। ये एडसेंस की तरह नहीं है जो RPM बता रहा होता है वो ना दे, एडसेंस वो नहीं देता, बिलीव दैट के वो नहीं देता, तो ये हमें वो अकाउंट दे रहा होता है। तो इस तरह करके आप अपने अकाउंट्स की निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस वगैरह। और मैं रिपोर्ट बिल्डर में वापस अगर आ जाऊँ तो मैं सिंपल जो है मेरे पास, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ जस्ट सिंपल टेस्ट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही तमाम चीज़ें मेरे पास दोबारा से आ गई हैं। तो मैं सिंपल से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, वापस इस रिपोर्ट के सेक्शन में आके इस तरह मैं उसको डीप एनालिसिस कर सकता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर से कितने रेवेन्यू जनरेट किया। और आप चाहें तो डिफरेंट जो ऐड यूनिट होते हैं उनका भी आप निकाल सकते हैं कि इस ऐड यूनिट से मुझे कितना रेवेन्यू हुआ और कितना नहीं। वो किस तरह से करते हैं, वो आपने सिंपल अपने ऐड यूनिट के सेक्शन में आ जाना है। आपका जो ऐड यूनिट का सेक्शन होगा उसमें जो आपने एड्स किए होंगे, मतलब कि मैं मिसाल देता हूँ, मैंने इन आर्टिकल, ये 300 मल्टीपल 250 था, ये इन आर्टिकल का ऐड था, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना नहीं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को देखें, जो इसने 2 फरवरी को किया था ना, वो 2,34,000 2.34 के इम्प्रेशन, मतलब कि 28,000 इम्प्रेशन आए थे, और इसने 1,15,000 का रेवेन्यू जनरेट किया और $200 का CPM मिला। ये करेंसी खुद अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे एक एक ऐड को ट्रैक करना चाहें और अपनी मर्ज़ी से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 डेट सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसमें 3,500 इंप्रेशन थे, 1,66,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मैं कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं शो डिटेल्स पे जाता हूँ, तो इधर आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया से मुझे इतना ECPM मिला, और डिफरेंट कंट्री से जो ECPM मुझे मिला वो इतना, और रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। एंड बिलीव दैट के कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती हैं, प्राइवेट होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएँ और आने वाले वक्तों में ख़ुद को ग्रो अप कर सकें। और ये बिलीव दैट कि एजेंसीज, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, ईज़ोइक का अगर कहते हैं ना, तो ईज़ोइक भी अंदर से सेम एज इट इज़ उनके पास भी यही डैशबोर्ड होता है,
और OPT एड 360 जो आपको कहते हैं कि हम आपके एडसेंस में रिक्वेस्ट डालते हैं तो उनके पास इसी तरह के डैशबोर्ड होते हैं और कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड पार्टनर है और ये जस्ट सर्टिफाइड पार्टनर्स के पास यही अकाउंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, और उनके पास पेरेंट अकाउंट मौजूद होते हैं, उसका भी डैशबोर्ड सेम एज़ इट इज़ ही ऐसा होता है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ लास्ट में कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क ये है, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 90% हमें रेवेन्यू आ रहा होता है और उसमें 100/100% रेवेन्यू जो है वो मिलता है पब्लिशर को। पेरेंट जो अकाउंट होता है मतलब कि जिसका होता है उसी को मिल रहा होता है। और 90% इस वजह से मिलता है हमें इसमें कि 10% जो है वो अकाउंट का हमारे रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कट होके उनके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। जो इस सर्टिफाइड पार्टनर से हम ये अकाउंट बाय करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है ये बात कि मैं वापस से आ जाता हूँ एड यूनिट्स में और मैं इसको कर देता हूँ होम पे। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ गया ना कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं। अब इसी के डैशबोर्ड के नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े एडवर्टाइज़र बैठे हुए हैं और बिड किस तरह से सेट करनी है। अब आप किसी यूज़र को अब ये जो टॉपिक अभी बताने जा रहा हूँ ये अब ये समझिए कि बिड को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं और हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एक मार्केट में एक वेबसाइट का ओनर है, वो अपनी वेबसाइट को सेल करने के लिए आता है, वो कहता है कि मैंने इतने की सेल करनी है। जो छोटे मोटे यूज़र्स होते हैं वो फिर उसके ऊपर बिड लगाते हैं कि यार इतनी प्राइस तक मैं दे सकता हूँ तो आप मेरे साथ वार कर सकते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। तो मैं डिलीवरी में आता हूँ और यहाँ पे बिडर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ऑलरेडी हमारे पास अथोराइज ओपन बिडिंग भी अगर हम करते हैं तो वो हमारी अपनी मर्जी सॉरी अब ओपन बिडिंग में हमारे पास एक ही है जो वीरू ग्रुप है और इसका हमें जो डॉलर है ECPM वो बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है। और वो हमने किस तरह से ऐड करना है, न्यू बिडर पे सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट ए बिडर और कोई भी चॉकलेट प्लेटफॉर्म है, मीडिया.net है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ। वैसे हमारे पास अभी फ़िलहाल के तौर पे क्योंकि ये मैंने इसको ऐड किया था तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा तो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि किस तरह से आपने इसको बाकायदा तौर पे ऐड करना है। मैं इसके पास जाऊँगा और ये मुझे अलहदा एक वेबसाइट पे ले जाएगा वीरू ग्रुप की। तो मैंने डायरेक्ट अब इनसे बात करनी है कि मेरे पास ये अकाउंट है, ये मेरी पब्लिशर आईडी है और मेरा ये URL है, तो आप मुझे इतना रेवेन्यू दो। तो देन ऐसे क्या कहते हैं मैं इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करूँगा और इनको सबमिट कर दूँगा। अगर इनको मेरी प्राइस अच्छी लगी कि मैं सस्ते रेट में और इनको अच्छी ट्रैफिक प्रोवाइड करूँगा तो ये देन हमारे पास से आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे ऑलरेडी इसमें एडिड हैं और ये ऑलरेडी एडिड होते हैं बाकायदा तौर पे गूगल एड्स की कंपनी की तरफ से और गूगल एड्स की तरफ से। तो वैसे हमारा और जो आपका काम है वो इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जब आप इंक्रीज़ और ग्रो अप करेंगे अपनी सेल्स को देन आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको ये बीटा प्रोग्राम में चल रहा है तो अभी इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी डिलीवरी टूल्स में जो है यानी ये भी आपके किसी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी जिन जिन चीज़ों का आपको काम था वो मैंने आपको बता दिया। फर्दर कोई चीज़ भी ऐसी जो है उसका कोई काम नहीं है आपके साथ। अच्छा, अब आ जाती है एक और चीज़ के मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग रूल में हमने देखना होता है कि हम अब ECPM को फ़िक्स कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ECPM फ़िक्स मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ जो हमारा ECPM था। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा ECPM था वो कितने डॉलर का था, यहाँ पे 50,000 PKR में था। तो बेसिकली मैं जब इसको सेव करता था ना तो होता ये था कि जो एड्स थे वो लिमिटेड आते थे और सिर्फ वैल्यूएबल पर्सनस को दिखाई देते थे, जिससे हमारा CTR इंक्रीज़ होता था और इस वजह से हम उसको नहीं रन करते थे कि हमने डॉलर को CPM को फिक्स कर दिया। इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसमें सम टाइम अमाउंट जो इनवैलिड एक्टिविटी में होती है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा कट जाती है। तो मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। वैसे हाँ, अगर आप चाहें ना गूगल को कह दें कि $1000 से नीचे मेरी वेबसाइट में ऐड नहीं दिखाना तो वो भी हो जाता है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर का नाम देना है और उसके बाद जो आपका USD में जितने भी डॉलर आपने रखना है वो रखने के बाद इसको सेव कर देना है और और जिस तरह सेव होगा ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह ले आएगा। क्योंकि मैंने भी आर्काइव कर दिया था, मेरा कोई एक्टिव नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। फिलहाल के तौर पे मैं अगर आप देखें तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेटस एक्टिवेटेड और जो है सेट टारगेट CPM, तो
ये मैं इतना इनसे CPM लूँगा और मुझे मिलता भी है, वो आप देख सकते हैं। और आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये जो ऑलरेडी एडिड हैं इनमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। ये आपका जब न्यू क्रिएट करेंगे तो आपके पास सिंपल इस तरह का आ रहा होगा इन्वेंट्री में, या ऑटोमेटिकली जो आपके एड्स होंगे, आपने चाहो तो इधर से टिक मार्क कर सकते हो, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। तो वो मैंने वैसे मैनुअल सेलेक्ट किए हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये टिक टिक लगा हुआ है ऑलरेडी ही। अगर टिक नहीं लगा होता तो मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ। सॉरी, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक दो क्लोज कर देता हूँ और फिर दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। तो ऐड यूनिट पे क्लिक किया तो मैं इसको अगर ब्लॉक करूँगा ना तो ये देखें ब्लॉक हो गया। और मैं जैसे ही अब बैक आता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक हो गया। तो सिंपल आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी सेटिंग को भी। तो आपने जस्ट मैं से कंटिन्यू में कर देता हूँ। मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जस्ट अपनी प्राइस को सेट कर देना है, सेट टारगेट CPM। अगर आप चाहते हैं कि गूगल खुद ऑप्टिमाइज़ करे आपके ट्रैफिक के हिसाब से, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही होता है। और ये गूगल का बीटा प्रोग्राम है। और इधर आपने बस नेम दे देना कुछ भी, और नेम देने के बाद इसको सेव कर देना है और आपकी प्राइसिंग रूल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और गूगल एडसेंस जो है वो आपको कम अमाउंट देता है और ये एडसेंस से बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट पे आउट करता है, ठीक है। तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन और बग़ैर झिझक के आप इस CPM को फिक्स कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं CPM फिक्सेशंस। और इसकी मैं जस्ट अमाउंट चार्ज करता हूँ। अभी भी कोई भी यूज़र मेरे पास आता है तो मैं उसे $1000 के हिसाब से, $500 के हिसाब से CPM फिक्सेशन की प्राइस चार्ज करता हूँ। और बिलीव दैट अभी भी ऐसा ही है। और उसके बाद इसके बाद कंपनी का बहुत बड़ा किरदार होता है पेरेंट अकाउंट का। वो पेरेंट अकाउंट फिर आगे से मैनेज करता है, वो चेक करता है कि मैंने इनका प्राइस इंक्रीज़ करनी है या नहीं करनी। वही तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, देन जाके ये पेड टूल्स होते हैं। और देन जब आपको ये मिलते हैं तो आपकी प्राइसिंग रूल्स इंक्रीज़ सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। और ये कि कोई मार्केट में यूज़र्स इनको मुफ्त में बेच रहे होते हैं या मुफ्त में कंपनीज दे रही होती हैं, तो वो सरासर आप ये कह सकते हैं कि वो सीधा सीधा आपके साथ ज़्यादती वाली बात है। आपकी अमाउंट बन जाती है, आपको वो अमाउंट नहीं प्रोवाइड करते। अब मैं सिंपल से अब आ जाता हूँ और हमारा किसी और चीज़ के ऊपर कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अभी एक और चीज़ रह गई, छोटी सी वो चीज़ है, वो प्रोटेक्शंस है। अब प्रोटेक्शंस इसमें किस तरह से की जाती है कि मैंने ये देखे कैटेगरीज़ को कुछ ब्लॉक किया हुआ है कि वो कैटेगरीज़ मैंने दिखानी ही नहीं है। तो मैं न्यू प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ, नेम दे देना है, कोई भी नेम दे देना। तो आपने सिंपल यहाँ पे सेंसिटिव कैटेगरीज़ हैं कुछ, तो उनको ब्लॉक कर देना है। मैं कॉस्मेटिक्स को ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि इनका CPM बहुत डाउन मिलता है। और उसके साथ साथ ये कि यहाँ पे सेक्सुअल एंड हेल्थ रिप्रोडक्शन जो इस्लामिक रूल्स एंड लॉज के मुताबिक, इन सबको ब्लॉक कर देना आपने, ठीक है। और सिग्निफिकेंट स्किन और एक्सपोजर, इसको भी आपने ब्लॉक कर देना है। इन 2-3 को आपने ब्लॉक कर देना है। और अगर बाकियों को करने चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जो ऐसे एड्स हैं जिनका CPM कम मिलता है आप उनको खुद बंद कर सकते हैं। वो एडवर्टाइज़र एंड ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करके आपने उसको सर्च करना है, तो वो, नहीं तो आप सर्च यहाँ पे कर लीजिएगा, वो आ जाएगा, तो आपने वो कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही करने के बाद आप सेव करेंगे, ये आपका अकाउंट जो है वो रन हो जाएगा। और आप चाहें तो उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और ये 19 जनवरी 2023 से ही एक्टिवेटेड है। तो मैंने जिनको ब्लॉक किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने 3 सेंसिटिव कैटेगरीज़ को ब्लॉक किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो सस्पेल कॉस्मेटिक, डेटिंग और वेट लॉस का है, ठीक है। इनका CPM बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और बाकी आपका ऐड का बिहेवियर जिस तरह यूज़र का होता है उसको उसी तरह का गूगल ऐड दिखाता है, इसमें हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कैंसिल कर देता हूँ मैं। और ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और वंस अगेन एक दफ़ा तमाम यूज़र से बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ तक वीडियो को देख के आ चुके हैं। लास्ट थिंग इज़ दैट कि जब आपका अकाउंट, ये अकाउंट आप विथड्रॉ कब देता है और कैसे देता है, और हम इसके साथ एडसेंस को क्या लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ, फिर मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि सिंपल पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम लाइक एडसेंस की तरह यहाँ पे भी मेरा बैंक अटैच है, जो आपका रेवेन्यू बना होगा, और वो सेम एज इट इज़, और जितना अमाउंट आपकी रिलीज़ हुई होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और उसके बाद आ जाती बात एडमिन पे। एडमिन वाले सेक्शन में ग्लोबल सेटिंग में सॉरी, और किसी चीज़ को आप नहीं छेड़ना। पेमेंट मेथड जब आपके $100 बन जाएंगे
आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में वही तमाम चीज़ें, और पॉलिसी सेंटर में जो आपको डीएमसीए का कॉपीराइट आएगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इसमें ऐड लिमिट वगैरह कोई यूज़र कहता है तो वो नहीं लगती। और इस अकाउंट को सिर्फ एक ही इशू होता है कि वीपीएन और प्रॉक्सीज़ की ट्रैफिक से, और वो ये ऑटोमेटिकली आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको बता देता है। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो कि एक यूज़र होता है, वो आपके साथ कांटेक्ट में होता है, और वो एक प्राइवेसी होती है। वो जो यूज़र अकाउंट बाय करता है उसी वक्त उसको बता दिया जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो देन उससे क्या होता है, वो अकाउंट का सारा वो निज़ाम हैंडल करता है और वो देखता रहता है। और बाकी यूज़र अपने अकाउंट को हैंडल करता रहता है, उसका कोई नहीं। लेकिन अगर कोई अकाउंट में कोई इशू आता है तो वो उसको सोल्व करवा के देता है। ये चीज़ होती है। और ये तमाम चीज़ें आज का टॉपिक मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर किसी यूज़र को कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग रूल लगाया था ऑटो पायलट बाय शेख ज़हीर अब्बास, तो ये रूल को भी मैं अगर देखूँ तो इसने इतने इंप्रेशंस पे इतनी रेवेन्यू जनरेट किया था। ये टू डेट का आई थिंक। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,09,000 जो इंप्रेशन थे वो अनफिल गए हैं, और इतने वैल्यूएबल हमारा जो काउंट हुआ है। और इतने में से कितनी हमने बिड्स थी वो विन की, मतलब कि जो एडवर्टाइज़र था उनके एड्स को हमने विन किया, वो तकरीबन 4.14 के करीब किया था। और जो लूजिंग थी वो 90,000। अगर मैं सीपीएम ये ना लगाता तो ये तमाम की तमाम विन कर रहा होता। कम अमाउंट में भी जो ऐड था वो भी हमारी वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता। बाकी ये आप नीचे ग्राफ वगैरह देख सकते हैं और तमाम चीज़ें डिटेल वाइज। आई होप आज का ये टॉपिक और सेशन ये आपको समझ आया होगा, और बिलीव दैट के ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो थी, क्योंकि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर ये सबसे पहली वीडियो है जो ये अभी आप देख रहे हैं, और आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ वो भी मैं आपको फेस कैम के साथ बताता हूँ। अच्छा जी, अब लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ तक वीडियो तो आप लोगों ने देख ली, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। आई होप आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर कोई यूज़र भी ADX को बाय करना चाहता है तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 200-250 के करीब पेरेंट पब्लिशर्स हैं और सर्टिफाइड पब्लिशर्स हैं, जिनमें एक आप ये कह लें कि मेरा नाम भी आता है। बट ये मैं कोई गरूर की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन फ़ख्र से बता रहा हूँ। मार्केट में यूज़र बैठे होते हैं, वो स्कैम कर रहे होते हैं, और वो स्कैमर्स जो हैं आप लोगों की छोटी मोटी अमाउंट जो लाख रुपये ये ना 50,000, 20,000, 10,000, PKR 30,000 लेके वो उड़ जाते हैं। फिर आप लोग बैठे होते हैं, और बाज़ दफ़ा कंपनीज़ की रिक्वेस्ट डलवा के बीच में से अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, डी लिंक हो जाता है, तो फिर आप मुँह हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये भी करता हूँ कि देखें यार, अगर कोई यूज़र आपको कम प्राइस बता के आपकी मार्केट को ख़राब करता है ना, तो कभी भी उसकी तरफ ना जाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल में इनकी वर्थ क्या है और क्या नहीं है। तो अभी भी ईमेल नज़र आ रही होगी ये मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने इन ईमेल पे रब्ता कर देना है। अगर आप ADX को लेना चाहते हैं और एक कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, उसमें डिफरेंट पब्लिशर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये कि अगर कोई यूज़र ADX को बाई करना चाहता है और अपनी वेबसाइट्स के लिए, तो दैन भी वो मुझे ईमेल करके मुझे बता सकता है और मुझसे प्राइस वगैरह ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर प्राइस बताऊँगा कि तो यूज़र ये कहेंगे कि यार बाज़ दफ़ा प्राइस में अप एंड डाउन आती रहती हैं। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली क्या काम किया था यूज़र्स ने, गूगल आर्बिट्रेशन का काम शुरू कर दिया था। फिर VPN क्लिक्स और प्रॉक्सी क्लिक्स देना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और 2 से 3 बड़ी कंपनीज़ मैंने डूबती हुई देखी हैं, जिनके ऊपर यूज़र्स ने यही काम किया था। ये अकाउंट लेने के बाद इन अकाउंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। इन अकाउंट के ऊपर जब वो फेक क्लिक्स जाते रहे और प्रॉक्सी क्लिक्स जाते रहे, तो जो एडवर्टाइज़र थे उन्होंने शिकायत की गूगल को, और गूगल ने फिर पेरेंट के खिलाफ एक्शन लिया। तो पेरेंट बेचारे क्या करेंगे? पेरेंट वाले जो हैं वो, उनको जब नुकसान होगा ना, तो यकीन करके दुख इस बात का होता है कि यूज़र पता नहीं इस तरफ क्यों आते हैं, फेक काम की तरफ, जबकि फ़ेक काम यूज़र्स एडसेंस पे भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये यहाँ पे देखें कि देखो, फेक काम चंद दिन ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता। एक आधी पेमेंट ली, 2 दफ़ा ली, फिर बस, इससे ज़्यादा तो पेमेंट्स भी नहीं ले सकते। और वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आपको पूरे अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। और जो यूज़र गूगल एडसेंस के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कोई भी यूज़र या यूट्यूबर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एडसेंस और ADX और इन चीज़ों के बारे में आपको आगाही नहीं देगा, वो भी उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ऑफिस रेनोवेट होता है तो प्रॉपर मैं फेस कैम के साथ वीडियोज़ भी बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।